वार्निंग डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियां पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय सीएम नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 116। अगर सामने वाला घेरा पूरा कर लेता तो शिवांश की मौत पक्की थी। 40 मीटर दूर हट चुके लोगों को मारना मुश्किल था, क्योंकि उस दूरी पर स्टील गोलियों की ताकत बहुत कम हो जाती थी। वो सिर्फ उन दुश्मनों को मार सकता था जो पेड़ों के पीछे से गोलियां चलाकर उस पर दबाव बना रहे थे। चूंकि ये लोग शुरू में उसे मारना चाहते थे, वो उससे सिर्फ 12 मीटर दूर थे और स्टील गोलियां उन्हें पूरी तरह मार सकती थीं। लेकिन इन सभी के पास सबमशीन गन थी, और अगर उसने सिर निकाला तो एक सांस से भी कम में उसे अनगिनत हमलों का सामना करना पड़ता। ये सोचकर शिवांश ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग पूरी तरह तन गया। उसके कानों में गोलियों की आवाज और पास के पेड़ के तने से टकराती गोलियों की गूंज उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे दुश्मन की अनुमानित स्थिति तय करनी थी, तभी वो कुछ कर सकता था। एक निर्णायक हमला सिर्फ 5-6 दुश्मनों को एक साथ खत्म करके ही सामने वाले के लिए उसे मारना मुश्किल हो सकता था। थोड़ी देर बाद शिवांश ने अपनी आंखें खोलीं। उसने कमोबेश दुश्मन की स्थिति तय कर ली थी। अब बारी थी हरकत में आने की। शिवांश ने अपने शरीर पर लगे थैले को छुआ जिसमें वो स्टील गोलियां रखता था। कुल मिलाकर 50 थीं, लेकिन पहले कुछ इस्तेमाल करने के बाद अब करीब 30 ही बची थीं। शिवांश ने सीधे 15 स्टील गोलियां निकाली, दोनों हाथों में रखीं। उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल शिवांश के पैरों की उंगलियों ने पेड़ के तने से धक्का दिया और वो ऊपर उछला। उसी वक्त उसने अपनी बाहें घुमाईं और स्टील गोलियों की एक धारा निकल गई। शिवांश ने 2 स्टील गोलियां छोड़ीं, तभी लंबे आदमी और उसके समूह ने उसकी स्थिति पकड़ ली और उनकी सारी मारक क्षमता तुरंत उस पर दबाव बनाने लगी। लेकिन इस पल शिवांश का शरीर अचानक नीचे गिरा। पफ टिल्ड उसके साथी एक एक करके गिरने लगे। बस 2-3 सांसों में 8 साथियों में से 6 गिर चुके थे। सिर्फ लंबा आदमी, एक सावला मध्यम आयु का आदमी और भल्ला ही जिंदा बचे थे। कमबख्त। लंबे आदमी का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसकी बाह में गोली का एक छेद था। पहले हमला करने वाली स्टील गोलियों से वो घायल हो चुका था, बस कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं लगी थी। गुल्लप। सांवले आदमी ने 6 मरे हुए लोगों को देखा और निगल गया। उसकी उंगली ट्रिगर पर अनजाने में रुक गई। 6 लोग तुरंत मारे गए। ये कैसा तरीका था? अगर उसने पहले शिवांश की शक्ल न देखी होती तो उसे शक होता कि उसका सामना किसी भूत से हुआ है। उनके पास सबमशीन गन थी, फिर भी वो सामने वाले से मारे गए। करीब 10 लोग। द लंबे आदमी ने अपनी गन घुमाई और सावला आदमी सीधे जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। बेकार। लंबे आदमी ने ठंडे लहजे में हुंकारी भरी। उसकी गन ने फायर करना नहीं रोका। उसने जमीन से एक और गन उठाए, दोनों हाथों से फायर करते हुए आग की 2 धाराएं बेतहाशा बरस रही थीं। सब मेरे पास वापस आओ, लंबे आदमी ने जोर से चिल्लाया। पतला, सावला आदमी और बाकी जो पहले शिवांश को घेरने की योजना बना रहे थे, तुरंत लंबे आदमी की दिशा में दौड़े। भल्ला ये दृश्य देखकर अविश्वास से भर गया। शिवांश की ताकत उसकी उम्मीद से भी ज्यादा डरावनी थी। वो निश्चित रूप से छिपी ताकत के क्षेत्र में नया बना योद्धा नहीं था। भागो। भल्ला जानता था कि बचे हुए लोग शिवांश को मार सकते हैं या नहीं, उसे नहीं पता था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि चाहे लंबा आदमी और उसका समूह आखिर में शिवांश को मार दे या नहीं, उसे बिल्कुल रुकना नहीं था। ये सोचकर भल्ला ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। नीचे झुककर अगले ही पल उसकी आकृति चुपके से पीछे हट गई। हाँ, तुमने मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत की। लंबा आदमी पागलों की तरह हंसा। उसका चेहरा पागलपन से भरा था। अचानक वो तेजी से मुड़ा और उसने भल्ला को भागते देख लिया। कमबख्त, तुम भागना चाहते हो? लंबे आदमी का चेहरा गहरा पड़ गया। अगर इस शख्स की वजह न होती तो उसने इतने आदमियों को नहीं खोया होता। ये उसके सबसे खास साथी थे और एक बार में इतने खोने से भले ही वो अपने इलाके में लौट जाए, शायद वो अपनी बॉस की कुर्सी नहीं बचा पाता। मैं पकड़ा गया। भल्ला का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वो अचानक उछला, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ छिपी ताकत के शुरुआती स्तर का योद्धा था। शिवांश जो हमले चकमा दे सकता था, वो शायद नहीं दे पाता।
द आग की एक धारा गुजरी और भल्ला की आकृति पहले ही एक बड़े पेड़ के पीछे कूद गई थी। हाय, वो वाकई भाग निकला। गायब होते भल्ला को देखकर लंबे आदमी ने ठंडे लहजे में हुंकारी भरी, फिर उसकी नजर पास के उस बड़े पेड़ पर पड़ी जो अब पहचान में नहीं आ रहा था। उस पेड़ के पीछे सबसे डरावना दुश्मन था। बड़े पेड़ के पीछे शिवांश भारी सांस ले रहा था। भले ही उसने अपनी चाल का समय बहुत अच्छे से तय किया था, फिर भी उस स्थिति में वो घायल हो गया था। उसकी हथेली को एक गोली ने सीधे भेद दिया था। शुक्र है मेरे हाथ की नसें नहीं कटी। अपनी चोटों को अपनी आंतरिक प्राण से जांचने के बाद शिवांश ने राहत की सांस ली। भले ही कई दुश्मन मर चुके थे, प्रति व्यक्ति 4-5 दुश्मनों के साथ, और इन लोगों के पास अभी भी सबमशीन गन थी, वो अभी भी आसान नहीं थे। शिवांश को कोई हैरानी नहीं हुई। जैसे ही उसने 6 दुश्मनों को मारा, वो कुछ लोग जो पहले उसे घेर कर मारने की योजना बना रहे थे तुरंत सामने लौट आए और 5 आग की धाराएं उसकी दिशा में बरस रही थीं। पर अचानक जमीन से एक हल्की सी आवाज आई, फिर एक मुट्ठी जितना बड़ा सामान शिवांश से ज्यादा दूर नहीं गिरा। ग्रेनेड। अचानक गिरे उस सामान को देखकर शिवांश का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वो तेजी से निकला और जमीन पर लुढ़क गया। अगले ही पल उसके पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और मिट्टी के साथ गिरे हुए पत्ते हवा में उड़ गए। हा, अब देखता हूं तुम जिंदा हो कि नहीं। लंबा आदमी पागलों की तरह हंसा, उसका चेहरा पागलपन से भरा था। वैसे तो वो सिर्फ एक शख्स को मारने आए थे और ग्रेनेड लाने की योजना नहीं थी। आखिरकार भले ही ये चीजें ताकतवर थीं, एक शख्स को मारने के लिए इन्हें इस्तेमाल करना कुछ बर्बादी थी। इन ग्रेनेड्स को लाने की वजह थी कि अगर आदित्य नायक की तरफ से कोई सशस्त्र बल सामने आए तो उससे निपटना था, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि इस वक्त इनका इस्तेमाल होगा। होटल के अंदर शालिनी कपूर और बाकी लोग जो बेचैनी से इंतजार कर रहे थे ने अचानक दूर से एक जोरदार धमाका सुना। ये आवाज सुनकर सबके चेहरों का रंग बदल गया। भले ही उन्हें हथियारों की समझ न थी, वो विस्फोट की आवाज को पहचान सकते थे। जंग के दौरान विस्फोट का क्या मतलब था? जिसने भी युद्ध की फिल्म देखी हो उसे शायद पता होगा। ग्रेनेड। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। ग्रेनेड। ये शब्द सुनते ही शालिनी कपूर का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ग्रेनेड कैसे हो सकते हैं? आखिर कौन शिवांश को मारना चाहता था? न सिर्फ ढेर सारे बंदूकधारी थे, बल्कि अब ग्रेनेड भी सामने आए। ये हत्या थी या युद्ध? शिवांश को कुछ नहीं होगा, शालिनी कपूर बड़बड़ाए। ये सुनकर वहां मौजूद बाकी लोग चुप हो गए, खासकर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कुछ लोग। वो सब सेना के शीर्ष सैनिक थे। गोलियों की आवाज से वो बता सकते थे कि सामने वाला सबमशीन गन का इस्तेमाल कर रहा था, और अब ग्रेनेड भी सामने आए थे। ऐसी ताकत शायद किसी नियमित सेना की टुकड़ी से कम नहीं थी। ऐसी टुकड़ी का एक शख्स को मारने जाना, ऐसी स्थिति में जिंदा बचना कितना आसान होता। यहां तक कि गुरु देवानंद जोशी, जो जानते थे कि शिवांश आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी का कल्टीवेटर है, ने भी मन ही मना भरी। भले ही आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी ताकतवर थी, इतनी सारी बंदूकों का सामना करने में वो शायद बेबस हो जाता। इस बार शिवांश शायद बहुत बड़े खतरे में था। अध्याय 117। जब सब चिंतित थे, तभी दूर के जंगल से एक और जोरदार धमाका आया। बड़े पेड़ के पीछे शिवांश हौंफते हुए सिसकारी भरी, उसका पूरा दाहिना हाथ पहले ही खून से लथपथ था। आखिरकार ग्रेनेड कोई तोप का गोला नहीं था, इसकी विस्फोटक ताकत अकेले ज्यादा मजबूत नहीं थी। शिवांश की रफ्तार के साथ वो ग्रेनेड की स्थिति तय कर सकता था और समय पर चकमा दे सकता था। लेकिन ग्रेनेड की असली डरावनी बात उसकी विस्फोटक ताकत नहीं थी, बल्कि बिखरने वाले टुकड़े थे। ये टुकड़े जैसे बचपन में शिकारी बारूद वाली बंदूकों में भरे लोहे के टुकड़े थे। एक बार विस्फोट होने पर ये बड़े क्षेत्र में बिखर जाते थे। ये छोटी स्टील गोलियां सबसे डरावनी थीं और विस्फोट की ताकत के साथ ये कई मीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती थीं। यहां तक कि शिवांश भी इन्हें पूरी तरह चकमा नहीं दे सकता था। जब 2 ग्रेनेड फेंके गए, शिवांश की दाहिनी बांह को बिखरे हुए स्टील गोलियों ने कई खूनी छेद कर दिए। कमबख्त, इन लोगों के पास वाकई ग्रेनेड हैं। शिवांश का चेहरा बेहद गंभीर था। ग्रेनेड की मारक क्षमता बस बहुत डरावनी थी। जहां बंदूकें व्यक्तिगत हथियार मानी जाती थीं, वहीं ग्रेनेड युद्ध के हथियार थे, शांतिकाल में शायद ही दिखते थे। उसके आंतरिक प्राण ने उसके खून और मांसपेशियों को नियंत्रित किया, चोट को अस्थायी रूप से स्थिर किया, लेकिन शिवांश जानता था कि उसकी दाहिनी बांह अब लड़ने में सक्षम नहीं थी। भले ही सिर्फ 6 दुश्मन बचे थे, शिवांश की दाहिनी बांह की चोट ने उसकी ताकत को बहुत कम कर दिया था। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि दुश्मनों के पास और ग्रेनेड हैं या नहीं। अगर 2-3 और ग्रेनेड फेंके गए, भले ही वो उसे मार ना पाए, सिर्फ घायल करने से ही उसके लिए जिंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता। भाई, हमारे पास सिर्फ 2 ग्रेनेड बचे हैं। पतले आदमी ने अपनी कमर पर लगे ग्रेनेड की ओर इशारा किया, चेहरे पर बेबसी का भाव था। इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने ज्यादा ग्रेनेड नहीं लाए थे, और वो मूल रूप से आदित्य नायक के सशस्त्र बलों के लिए थे।
अब 2 इस्तेमाल करने से उनके पास सिर्फ 2 ग्रेनेड बचे थे। मारक क्षमता का दबाव बनाए रखो, वो लड़का घायल है, लंबे आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। मंकी, अपने आदमियों को लेकर हमला करो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। पतला आदमी सिर हिलाया। भले ही हमला करना खतरनाक था इस पल में, अगर वो जल्दी शिवांश को नहीं मारते तो आदित्य नायक के लोग आने पर उनके पास और भी कम मौका होता। ये सोचकर पतले आदमी ने तुरंत 2 और लोगों को लिया और लंबे आदमी की मारक क्षमता की आड़ में तेजी से शिवांश की छिपने की जगह की ओर बढ़ा। 3 दुश्मन। शिवांश का दिमाग लगातार तना हुआ था, आसपास को ध्यान से महसूस कर रहा था। जैसे ही पतला आदमी और उसके 2 साथी पास आए, उसने तुरंत उन्हें भांप लिया। सीधे हमला नहीं कर सकता। शिवांश अच्छे से जानता था कि इस पल में अगर उसने सीधे हमला किया तो ये आत्महत्या होती। दुश्मन 2 स्तरों में थे और सिर्फ एक हाथ के साथ वो 6 लोगों को एक साथ मारने की संभावना नहीं थी। ये सोचकर शिवांश के हाथ में तुरंत कई स्टील गोलियां आ गईं। फुस्टिल्ड, एक स्टील गोली निकल गई। आटिल्ड, अगले ही पल जंगल से एक चीख आए। एक आदमी सीधे जमीन पर गिर गया, अपनी टांग पकड़कर चिल्लाने लगा। हालांकि उसकी चीख अभी शुरू ही हुई थी कि अगले ही पल अचानक रुक गई। अपने पैरों का ध्यान रखो। लंबे आदमी का चेहरा बदल गया। शिवांश का इस बार का हमला साफ तौर पर निचले शरीर पर था, छिपे हथियारों से मारने के लिए। महत्वपूर्ण अंगों पर सीधे गोली मारने से दुश्मन आसानी से उजागर हो सकता था। ये सुनकर पतला आदमी और दूसरा शख्स तुरंत नीचे की ओर मारक क्षमता दबाने लगे। क्या अफसोस, ये तरीका सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। शिवांश ने आने वाली गोलियों को महसूस किया और कड़वी हंसी हंसने से खुद को रोक न सका। Presented सिर्फ by एक हाथ के CM साथ Novel. लगातार हमला करके लोगों को मारना नामुमकिन था। एकमात्र रास्ता था एक एक करके मारना। पफ्टिल्ड, इस पल में पेड़ का तना अचानक भेद दिया गया और एक गोली शिवांश के कंधे में जा धंसी। ये पेड़ बहुत छोटा है। शिवांश ने जल्दी से अपनी प्राण को प्रवाहित करके चोट को दबाया, लेकिन कड़वी हंसी हंसने से खुद को रोक न सका। पहले वाला बड़ा पेड़ इतनी सारी गोलियां झेल गया था बिना किसी नुकसान के, लेकिन ये पेड़ सिर्फ थोड़ा सा विरोध करने के बाद वाकई भेद दिया गया। भेद दिया। अचानक शिवांश की आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसकी नजर गोली के छेद पर पड़ी और उस छेद से वो धुंधली सी एक छायादार आकृति देख सकता था। गोली का छेद बड़ा नहीं था, लेकिन ये उसके हाथ की स्टील गोलियों से बड़ा था। भले ही देखने की रेंज सीमित थी, इसके जरिए एक दुश्मन को देख पाना एक अप्रत्याशित खुशी थी। इस बार मुझे वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। शिवांश के मुंह के कोने पर मुस्कान आई। अगले ही पल एक स्टील गोली को गोली के छेद में रखा गया और उसकी हथेली ने जोर से थपथपाया। धमटिल्ड, अगले ही पल पेड़ के तने से एक दबी हुई थपकी आई, फिर एक छायादार आकृति जमीन पर गिरी। मंकी, सावधान। ये देखकर लंबे आदमी की आंखें जैसे फटने को थीं। 10 से ज्यादा साथियों में से अब उसे मिलाकर सिर्फ 4 बचे थे। और भी अविश्वसनीय बात थी कि भले ही दुश्मन घायल था, उसने फिर भी आसानी से उनके 2 लोगों को मार डाला। पतले आदमी ने अपने हाथ में सबमशीन गन को कसकर पकड़ा, एक हाथ उसकी कमर पर लगे ग्रेनेड पर टिका था। क्या अफसोस, अब मुझे कोई दिख नहीं रहा। गोली के छेद से उसे कोई और छायादार आकृति नहीं दिखी। शिवांश कड़वी हंसी हंसने से खुद को रोक न सका, फिर तुरंत दुश्मन की स्थिति महसूस करने लगा। 4 मीटर। शिवांश का चेहरा बदल गया। सिर्फ 4 मीटर बचे थे। इतनी करीबी दूरी पर एक बार उसने हरकत की तो उसे निश्चित रूप से बाकी 3 लोगों के हमले का सामना करना पड़ता। मुझे जोखिम लेना ही होगा। अचानक शिवांश ने जैसे मन बना लिया, अपने शरीर में प्राण को चरम तक ले गया। फुस्टिल्ड, अगले ही पल शिवांश की आकृति जैसे एक भूत सीधे पतले आदमी की दिशा में निकल गई। 3-4 मीटर की दूरी शिवांश के लिए पलक झपकते की थी। अरे नहीं! शिवांश को हमला करते देख पतले आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। अपनी गन को समायोजित करने में बहुत देर हो चुकी थी, तो उसने सहज रूप से ग्रेनेड का पिन खींच लिया। फायर! शिवांश को पतले आदमी के साथ लगभग तुरंत ओवरलैप होते देख लंबे आदमी का चेहरा बुरी तरह बदल गया। पतले आदमी के पास ग्रेनेड था और अगर शिवांश ने इसे ले लिया तो मुसीबत हो जाती। लंबे आदमी के पास के 2 लोग भी तुरंत मंकी की दिशा में फायर करने लगे और अनगिनत गोलियां तुरंत बरसने लगीं। बुरा हुआ, ये सब एक पल में हुआ। जैसे ही शिवांश पतले आदमी के करीब पहुंचा, उसने उसके दिल में प्राण की एक लहर भेजी, तुरंत पतले आदमी को मार डाला। लेकिन उसने देखा कि पतले आदमी ने पहले ही ग्रेनेड का पिन खींच लिया था और दूर नहीं खड़ा लंबा आदमी भी फायर करने का आदेश दे चुका था। निकल! शिवांश ने दहाड़ लगाए अपने पैर से धक्का दिया और पतले आदमी के शरीर को जोर से लात मारी। तुरंत पतला आदमी टूटी पतंग की तरह पीछे उड़ गया, लंबे आदमी और उसके 2 साथियों की दिशा में। उसी वक्त शिवांश जमीन पर लुढ़क गया, तुरंत दूरी बना ली। धमटिल्ड, जैसे ही पतला आदमी पीछे उड़ा और लंबे आदमी और बाकियों के सामने गिरा, पतले आदमी का शरीर अचानक फट गया। विस्फोट की बची खुची ताकत ने तुरंत लंबे आदमी और उसके 2 साथियों को लपेट लिया।
पतले आदमी का शरीर ग्रेनेड की ताकत से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया और बिखरा हुआ मांस और खून बरसने लगा, हवा में खून की तेज गंध भर गई। अध्याय 118। जैसे ही ये जोरदार धमाका गूंजा, जंगल में गोलियां भी रुक गईं और पूरा जंगल फिर से डरावनी खामोशी में डूब गया। सिर्फ दूर की रोशनी और इंसानी आवाजें लगातार पास आ रही थीं। थोड़ी देर बाद एक छायादार आकृति जमीन से उठी। ये शिवांश था, जिसने पहले पतले आदमी को लात मारकर उड़ा दिया था। लेकिन इस वक्त शिवांश का चेहरा कुछ हद तक पीला था, उसकी बांह विस्फोट से घायल थी, उसका कंधा लगा था, उसके आंतरिक अंग विस्फोट की बची खुची ताकत से प्रभावित थे और उसका प्राण खत्म हो चुका था। वो पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था। शिवांश ने सावधानी से दूर पड़ी 3 लाशों को देखा, जल्दबाजी में उनके पास नहीं गया। इसके बजाय उसने पास से एक सबमशीन गन उठाए और फिर धीरे धीरे तीनों के पास पहुंचा। जमीन पर पड़े 3 लोग शिवांश से कहीं ज्यादा दयनीय हालत में थे। वो ग्रेनेड विस्फोट के स्टील छर्रों से लगभग छलनी हो चुके थे। शिवांश की नजर लंबे आदमी पर पड़ी, तभी उसने देखा कि उसके हाथ में एक ग्रेनेड था। बदकिस्मती से इस ग्रेनेड को अभी अभी निकाला गया था और इसका पिन अभी तक नहीं खींचा गया था, इससे पहले कि वो पतले आदमी के ग्रेनेड से मारा गया। अगर शिवांश ने पहले इतने सारे लोगों को नहीं मारा होता, जिससे लंबे आदमी की तरफ कोई उपलब्ध न रहा होता, तो ये 3 लोग इतने करीब नहीं आ पाते और एक ही ग्रेनेड से खत्म नहीं हो पाते। लगता है इसके पीछे का शख्स भाग निकला, शिवांश ने खाली आसपास को देखकर हल्के से सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। ये शब्द सुनते ही पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा भल्ला राहत की सांस लेने से खुद को रोक न सका। हालांकि तुम नहीं बचोगे। तभी भल्ला के कान में एक अचानक आवाज गूंजी। ये आवाज सुनते ही भल्ला का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने ऊपर देखा और शिवांश को देखा, जो बिखरे हुए हाल में उसे घूर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, भल्ला ने कड़वी हंसी के साथ शिवांश को देखकर कहा। घायल हो तभी तुम पहले नहीं भागे, शिवांश ने बेपरवाही से कहा, भल्ला के पैरों पर नजर डालते हुए। जब भल्ला पहले भागने की कोशिश कर रहा था, तो लंबे आदमी ने उस पर गोली चलाई थी। भले ही उसे कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं लगी थी, उसके पैर घायल थे, जिससे भागना नामुमकिन हो गया था। अपनी घायल हालत में अगर उसे फिर गोली लगती, तो वो निश्चित रूप से चकमा नहीं दे पाता। उसने शुरू में योजना बनाई थी कि शिवांश या लंबा आदमी और उसका समूह चले जाएं, फिर वो भागे, क्योंकि तब कोई नहीं होता और घायल पैरों के साथ भी वो भाग सकता था। उसे बस नहीं लगा था कि शिवांश आखिर में जीत जाएगा और उसकी छिपने की जगह ढूंढ लेगा। अगर वो बेवकूफ लोग न होते, तो तुम्हें मुझे पकड़ना इतना आसान न होता, भल्ला ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अगर लंबे आदमी ने अचानक उस पर गोली नहीं चलाई होती, तो भले ही शिवांश ने आखिर में लंबे आदमी और उसके समूह को मार दिया होता। अपनी गंभीर घायल हालत में भल्ला का पीछा करना तो दूर, अगर भल्ला उसका पीछा न करता तो अच्छा था। ये तुम ही हो। शिवांश ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही नौजवान था जो हमेशा विक्रांत राणा के साथ रहता था। साफ था कि ये हादसा भी विक्रांत राणा से पूरी तरह जुड़ा था। क्या विक्रांत राणा ने तुम्हें हिदायत दी थी? शिवांश ने गहरी आवाज में पूछा। हिदायत दी? भल्ला ये सुनकर हंस पड़ा। अगर तुम मुझसे कुछ निकलवाना चाहते हो, तो सपने में भी नहीं, भल्ला ने ठंडी हंसी के साथ कहा। भले ही वो संगठन का सिर्फ एक बाहरी सदस्य था, उससे कुछ निकलवाना नामुमकिन था। अगर उसने संगठन को धोखा दिया, तो कोई उसे बचा नहीं सकता था। संगठन एक मिशन को छोड़ सकता था, लेकिन एक गद्दार को कभी नहीं छोड़ता, चाहे उस गद्दार के पीछे कोई भी हो। यही मूल वजह थी कि संगठन अनगिनत सालों से हथियारों की दुनिया में अडिग खड़ा था। जो भी संगठन को धोखा देने की हिम्मत करता, उसे सिर्फ मौत मिलती थी। लगता है तुम भी किसी हत्यारा संगठन का हिस्सा हो। शिवांश ने हल्के से भौहें सिकुड़ी। भल्ला के चेहरे से वो बता सकता था कि ऐसे लोग सबसे दर्दनाक यातना भी सह सकते थे, जिससे उनसे कुछ बोलवाना नामुमकिन था। जब तुम बोलने को तैयार नहीं हो, तो मैं जोर नहीं डालूंगा, लेकिन मैं उस दूसरे आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी के कल्टीवेटर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या वो तुम्हारे जैसा है? शिवांश ने धीरे से कहा, उसकी नजर भल्ला पर टिकी थी। विक्रांत राणा के साथ चलने वाला दूसरा मध्यम आयु का आदमी सामने वाले नौजवान से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। अगर दूसरा पक्ष भी किसी हत्यारा संगठन से था, तो ये और भी मुश्किल होता। भल्ला ने बस हल्के से मुस्कुराया, बोलने की कोई नियत नहीं दिखाए। ऐसे में तुम मर सकते हो। ये देखकर कि सामने वाला जवाब नहीं दे रहा, शिवांश का चेहरा तुरंत गहरा पड़ गया। उसने अपनी कलाई घुमाई और सीधे हमला कर दिया। अशोक भट्ट। तभी भल्ला के कान में एक अचानक आवाज गूंजी। अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी, फिर उसकी नजर धुंधली हो गई और वो सीधे जमीन पर गिर गया, बिना जान के। वाकई अशोक भट्ट है। शिवांश ने मरे हुए भल्ला को ठंडी हंसी के साथ देखा। भल्ला, जो मानसिक रूप से तना हुआ था और फिर अचानक शिवांश के हमले के वक्त ढीला पड़ गया, शिवांश ने उसे चकमा दे दिया। वो मध्यम आयु का आदमी वाकई कोई और नहीं, बल्कि विक्रांत राणा का गुरु अशोक भट्ट था। ऐसे में तुम सिर्फ किसी हत्यारा संगठन के सदस्य से ज्यादा हो।
शिवांश ने जमीन पर पड़े भल्ला को देखा, फिर अपने पैर से ठोकर मारी और उसकी आकृति जंगल में गायब हो गई। अशोक भट्ट की ताकत इस शख्स से बेहतर थी। अगर विक्रांत राणा किसी हत्यारे को किराए पर लेना चाहता था तो क्या सीधे अशोक भट्ट से हरकत करवाना बेहतर नहीं होता? इस शख्स को हरकत करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये शख्स हमेशा विक्रांत राणा के साथ रहा, हत्यारे से ज्यादा एक साथी या अंगरक्षक की तरह। शिवांश चुपके से जंगल में घुस गया, आदित्य नायक के भेजे सशस्त्र बलों को चकमा देता हुआ और होटल की ओर बढ़ा। गोलियां काफी देर से रुक चुकी थीं और सब समझ गए कि जंग खत्म हो चुकी थी। भल्ला शायद बहुत बड़े खतरे में है, अशोक भट्ट ने गोलियों के रुकने की दिशा में देखकर बड़बड़ाया। गुरुजी, आप कह रहे हैं सीनियर भाई वो? विक्रांत राणा ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। ये जानना चाहिए कि भल्ला इस बार अकेले नहीं था, वो सिर्फ शिवांश को होटल से दूर ललकारने के लिए जिम्मेदार था। गोलियों की आवाज से पता चलता था कि भल्ला ने शिवांश को बाहर निकाल लिया था। 10 से ज्यादा हत्यारे सबमशीन गन से लैस शिवांश को नहीं मार पाए, और पहले के विस्फोट से देखते हुए वहां ग्रेनेड भी थे। ऐसी परिस्थितियों में भल्ला फिर भी बहुत खतरे में था। क्या ये शिवांश इंसान भी था? इतना समय बीत गया, फिर भी कोई खबर नहीं। अगर भल्ला कामयाब हुआ होता तो अब तक लौट आता, अशोक भट्ट ने आह भरी। भल्ला उसके साथ काफी समय से था और उनका रिश्ता बहुत गहरा था। उसके 3 शिष्यों में सबसे बड़ा शिष्य कब का स्वतंत्र हो चुका था और विक्रांत राणा सिर्फ एक शिष्य था जिसे उसने देश में अपनी व्यवस्थाओं के लिए लिया था। सच कहें तो अशोक भट्ट विक्रांत राणा को ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन भल्ला अलग था। वो उसके साथ रहा, बरसों से उसके लिए काम करता रहा, वफादार और समर्पित। उनके इस धंधे में काबिलियत सबसे जरूरी नहीं थी, वफादारी थी जिसे वो सबसे ज्यादा महत्व देते थे। भल्ला की बदकिस्मती के साथ अशोक भट्ट का चेहरा भी बहुत गंभीर था। भल्ला की मौत का मतलब था कि उसने एक मददगार खो दिया था। गुरुजी, क्या वो शिवांश इंसान भी है? इतने सारे लोग उसे नहीं रोक पाए, विक्रांत राणा ने अविश्वास के साथ कहा। बेहतर होगा कि तुम भविष्य में इस शख्स को न भड़काओ, अशोक भट्ट ने सिर हिलाया और आगे बोला। संगठन को देश से चेतावनी मिली है और फिर से हरकत करना सुविधाजनक नहीं है। ये गुरु भी उसका मुकाबला नहीं है। अगर तुमने फिर से हरकत की तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। गुरुजी, मुझे डर है कि शिवांश वो, विक्रांत राणा ने कुछ डरते हुए कहा। इस बिंदु पर विक्रांत राणा अब शिवांश से निपटने की सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर शिवांश उसे परेशान करने न आ जाए तो वो अच्छा था। बस सावधान रहो, तुम्हारा राणा परिवार देश में कुछ प्रभाव रखता है तो वो शायद तुम्हारे खिलाफ हरकत न करे, अशोक भट्ट ने बेपरवाही से कहा। देश का माहौल आखिरकार विदेश से अलग था। शिवांश के लिए विक्रांत राणा से निपटना इतना आसान नहीं होता। विक्रांत राणा के पीछे राणा परिवार था। अध्याय 119। शिवांश ने आदित्य नायक के भेजे सशस्त्र बलों को चकमा दिया जो जांच के लिए आए थे, और फिर बड़ा चक्कर लगाकर सावधानी से होटल लौटा। फुस्टिल्ड, शिवांश की आकृति छत से नीचे कूदी और अगले ही पल वो अपने कमरे में घुस गया। कमरे में मौजूद लोगों को देखकर शिवांश हक्का बक्का रह गया। शालिनी कपूर, गुरु देवानंद जोशी और यहाँ तक कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इस वक्त कमरे में थे। जिस पल शिवांश कमरे में कूदा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और बाकियों ने प्रतिक्रिया दी, अपनी पिस्तौलें निकाल ली। तभी उन्हें शिवांश दिखा। शिवांश, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उसे देखकर चीखा। उसके शब्दों पर शालिनी कपूर और बाकी लोग तुरंत उसकी ओर देखने लगे। इस वक्त शिवांश का चेहरा पीला था, उसका पूरा दाहिना हिस्सा लगभग पूरी तरह खून से लाल हो चुका था और उसकी दाहिनी बांह खूनी गड्ढा थी। यहाँ तक कि पूर्व सैन्य शीर्ष सैनिक भी शिवांश को ऐसी हालत में देखकर कुछ अविश्वास में थे कि वो ऐसी चोटों के साथ अकेले वापस भाग आया। शिवांश, शालिनी कपूर की आंखें लाल हो गईं और वो सीधे शिवांश की गोद में जा गिरीं। ये दृश्य देखकर पास में खड़ी मीरा देसाई और बाकियों ने नजरें फेर लीं। हाय टिल्ड! तभी शिवांश ने अचानक सिसकारी भरी। उसका दाहिना हिस्सा पहले ही गंभीर रूप से घायल था और शालिनी कपूर का टकराव ठीक उसकी चोट पर हुआ। शिवांश की दर्द भरी चीख सुनकर शालिनी कपूर का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया। शिवांश, तुम्हारी चोटें? शालिनी कपूर ने शिवांश की हालत देखकर नहीं रुक पाए और बोली। मैं ठीक हूँ, बस कुछ छोटी मोटी चोटें हैं, कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया। भले ही वो भयानक दिख रहा था, वास्तव में उसका प्राण और ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी थी। इनमें से कोई भी चोट गंभीर नहीं थी, वरना वो जिंदा ही नहीं बचता। ये छोटी मोटी चोटें हैं। पास में खड़ी मीरा देसाई ने ये सुनकर अविश्वास से पूछा। शिवांश तो जैसे खून का आदमी बन गया था। अगर ऐसी चोटें छोटी थीं तो शायद हाथ या पैर कटना भी गंभीर चोट नहीं माना जाता। ये सुनकर शिवांश ने बस हल्के से मुस्कुराया। वाकई ये चोटें उसके लिए छोटी थीं। आखिरकार परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा अपनी मांसपेशियों और खून को नियंत्रित कर सकते थे, और ये चोटें महत्वपूर्ण जगहों पर नहीं थीं, तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ी बात नहीं थी।
शिवांश को जिंदा लौटते देख शालिनी कपूर ने जल्दी से अंगरक्षकों को दवा लाने भेजा। आखिरकार शिवांश की चोटें बहुत गंभीर दिख रही थीं और ऐसी चोटों के साथ अस्पताल जाना सुविधाजनक नहीं था। जैसे ही शिवांश अस्पताल जाता, शायद कोई तुरंत आदित्य नायक को खबर कर देता। भले ही उसे नहीं पता था कि इस बार शिवांश पर हमला करने वाला कौन था, शालिनी कपूर उसकी गोपनीयता बनाए रखना चाहती थीं। शिवांश ने अपनी चोटों को साधारण तरीके से साफ किया और फिर कमरे में आराम करने लगा। एक बड़ी जंग के बाद वो भी थक चुका था। और जब शिवांश आराम कर रहा था, एक मध्यम आयु का आदमी कई अंगरक्षकों की रक्षा में जंगल में पहुंचा। युवा मालिक नायक, ये दुश्मन है, एक हट्टा कट्टा आदमी जमीन पर पड़ी लाशों की ओर इशारा करते हुए बोला। जमीन पर दर्जन भर लाशें थीं। ज्यादातर स्टील छर्रों से मारी गई थीं, कुछ ग्रेनेड से और एक और जिसके सिर्फ पैरों में गोली लगी थी फिर भी मर चुका था। इतने सारे लोग सोनपुर में घुस आए और किसी को भनक तक नहीं लगी। आदित्य नायक ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सोनपुर को नायक परिवार और बाकी पन्ना खदान मालिक परिवारों ने मिलकर बनाया था। ये छोटा सा शहर पन्ना खदान मालिकों का निजी साम्राज्य कहा जा सकता था, यहाँ तक कि म्यांमार के अधिकारियों को भी उन्हें कुछ इज्जत देनी पड़ती थी। फिर भी उनकी नाक के नीचे 10 से ज्यादा लोगों की सशस्त्र ताकत घुस आई, यहाँ तक कि ग्रेनेड भी ले आए। अगर वो अचानक उन पर हमला करते तो क्या वो इसका सामना कर पाते? युवा मालिक, निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही इस दिशा में गश्त के लिए लोगों को भेज दिया है। ऐसी बात फिर से नहीं होगी, हट्टा-कट्टा आदमी गंभीरता से बोला। म्यांमार की आंतरिक स्थिति पहले ही अराजक थी। अगर बाकी सशस्त्र बल उनके अपने इलाके में घुस आए तो कोई भी गुस्से में होता और आदित्य नायक इसका अपवाद नहीं था। इस मामले के लिए कोई न कोई जिम्मेदार जरूर होता। ये सारे लोग स्टील छर्रों से मारे गए। आदित्य नायक ने हटे कट्टे आदमी से धीरे से पूछा। मूल रूप से हाँ, हालांकि इस शख्स पर हमें कोई घातक घाव नहीं मिला, लेकिन वो भी मर चुका है, हट्टा कट्टा आदमी ने भल्ला की लाश की ओर इशारा करते हुए कहा। वैसे तो मनकी की लाश पर भी कोई घाव नहीं था, लेकिन मनकी की लाश को ग्रेनेड ने पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिससे वो सबसे दुखद तरीके से मरा था। ये सुनकर आदित्य नायक झुका और भल्ला की लाश की जांच करने लगा। आंतरिक प्राण से हृदय नाड़ी को तोड़ना। आदित्य नायक ने भौहें उठाईं, उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। स्टील छर्रों से मारना और आंतरिक प्राण से हृदय नाड़ी तोड़ना साफ तौर पर एक ही शख्स का काम था। इतने सारे लोगों के घात से बचने के लिए इस शख्स की ताकत शायद पौराणिक परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। परिवर्तन क्षेत्र का योद्धा। आदित्य नायक का चेहरा गंभीर हो गया। भले ही आधुनिक समाज में व्यक्तिगत मार्शल ताकत अब उतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन शर्त यह थी कि हमेशा गर्म हथियारों से सावधान रहा जाए। अगर सिर्फ हत्या की बात करें तो योद्धा प्राचीन समय से भी ज्यादा डरावने थे। इन लाशों का निपटारा करो और इस शख्स की पृष्ठभूमि की पूरी जांच करो। आदित्य नायक की नजर भल्ला पर पड़ी। जी, युवा मालिक, हटे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया। आदित्य नायक जंगल से निकला और कई अंगरक्षकों की एस्कॉर्ट में सोनपुर से दसियों मील दूर एक बड़े एस्टेट की ओर रवाना हुआ। छोटे नायक, इतनी रात गए, तुम अचानक मुझसे मिलने क्यों आए? 50 के दशक में एक बूढ़ा आदमी सादे कपड़ों में आदित्य नायक को देखकर धीरे से बोला। दादाजी, आज रात सोनपुर में कुछ हुआ। मुझे शक है कि इसमें परिवर्तन क्षेत्र का योद्धा शामिल था, आदित्य नायक ने कहा। दादाजी, ये 50 के दशक का बूढ़ा आदमी वाकई में आदित्य नायक का दादा था। ये जानना चाहिए कि आदित्य नायक 30 साल से ज्यादा का था। ये बूढ़ा आदमी भले ही आदित्य नायक का पिता होता तो भी उसे जवान माना जाता। यह अप्रत्याशित था कि वो वाकई आदित्य नायक का दादा था। परिवर्तन क्षेत्र का योद्धा। बूढ़े आदमी की आंखों में ये सुनकर एक तेज चमक उभरी। परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा के तौर पर उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचना कितना मुश्किल था। उसने 60 साल तक कठिन कल्टीवेशन किया था परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, और वो भी इसलिए कि उसकी प्रतिभा काफी थी, वरना वो परिवर्तन क्षेत्र में कदम नहीं रख पाता। परिवर्तन क्षेत्र का योद्धा अपनी मांसपेशियों, खून और यहां तक कि सांस और दिल की धड़कन को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे लोग बेहद डरावने होते हैं, कोशिश करो कि उन्हें नाराज न करो, बूढ़े आदमी ने थोड़ा सोचकर कहा। आदित्य नायक ने हल्के से सिर हिलाया। उसे परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा की ताकत अच्छे से पता थी। 10 साल से ज्यादा पहले उसने बूढ़े आदमी को अकेले 10 से ज्यादा हथियारबंद ताकतवर लोगों को मारते देखा था। खासकर आज रात 10 से ज्यादा सबमशीन गंधारी उस परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा को रोक नहीं पाए। परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा का आतंक साफ था। अगर मुमकिन हो तो दूसरी पार्टी की पहचान की जांच करने की कोशिश करो। मुझे परिवर्तन क्षेत्र में घुसे हुए करीब 20 साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी उस क्षेत्र को नहीं देख पाया जिसके बारे में मेरे गुरु ने बताया था। बूढ़े आदमी ने आह भरी। दूसरे पक्ष को नाराज करने की वजह न बनो। मैं समझ गया। आदित्य नायक ने सिर हिलाया।
दुनिया सिर्फ इतना जानती थी कि नायक परिवार का मुखिया म्यांमार में एक पन्ना खदान मालिक है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नायक परिवार का मुखिया एक मार्शल कला परिवार भी था। हालांकि नायक परिवार के मुखिया द्वारा अभ्यास की गई कल्टीवेशन तकनीक भारत की मार्शल जंगल की कल्टीवेशन तकनीक नहीं थी, बल्कि प्राचीन भारतीय योग से मिली विरासत थी। अध्याय 120। जैसे भारत का ताई ची, प्राचीन योग भी एक मार्शल कला का रूप था, बस समय के साथ जो योग पास हुआ उसमें सिर्फ कुछ शरीर को मजबूत करने के प्रभाव बचे। नायक परिवार प्राचीन योग का अभ्यास करता है, एक ऐसी मार्शल कला जिसमें बेहद ताकतवर युद्ध क्षमता और रक्षा होती है। पता नहीं क्या आदित्य नायक इस बार उस दूसरी पार्टी को ढूंढ पाएंगे। आदित्य नायक को जाते देख बूढ़ा आदमी कुछ उम्मीद के साथ बोला। बूढ़े आदमी को आदित्य नायक की मामलों को संभालने की काबिलियत पर स्वाभाविक रूप से भरोसा था, लेकिन परिवर्तन क्षेत्र के योद्धाओं का पता लगाने से बचना बहुत आसान था। बूढ़ा आदमी पूरी तरह यकीन नहीं था कि आदित्य नायक उस दूसरी पार्टी को ढूंढ पाएंगे, लेकिन उसे परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा के साथ ताकत आजमाने की बहुत उम्मीद थी। चून की गुप्त बोली लगभग खत्म हो चुकी थी, बोली की प्रक्रिया का अब शिवांश से ज्यादा लेना देना नहीं था। अगले 2 दिन वो अपने कमरे में आराम करता रहा और उसकी चोटें ज्यादातर ठीक हो चुकी थीं। इस बार उसकी चोटें करण ओबरॉय के 3 लोगों के हमले से ज्यादा गंभीर दिख रही थीं, लेकिन वास्तव में वो कहीं हल्की थीं। मुझे नहीं लगा था कि इस जंग के बाद मेरी आंतरिक प्राण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। शिवांश ने अपनी प्राण सागर में प्राण को महसूस करते हुए मुस्कुराया। वैसे तो उसने सोचा था कि महादक्ष स्तर तक पहुंचने में कम से कम 1-2 महीने की कठिन कल्टीवेशन लगेगी, लेकिन उस रात की जंग ने उसकी आंतरिक प्राण शक्ति को आधे महीने की कठिन कल्टीवेशन के बराबर बढ़ा दिया था। उसने अनुमान लगाया कि वो 10 दिन से आधे महीने में महादक्ष स्तर तक पहुंच सकता था। महादक्ष स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ औषधीय गोलियां तैयार करनी होंगी। शिवांश के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसने अपने आप से सोचा। इस दौरान उसे 3 हत्या की कोशिशों का सामना करना पड़ा था और हर बार दुश्मनों के पास हथियार थे। पहली बार को छोड़कर, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी खरोंच आई थी, बाकी 2 बार की चोटें भले ही घातक नहीं थीं, हल्की भी नहीं थीं। अगर शिवांश के पास ठीक करने वाली औषधीय गोलियां होती तो ये चोटें जल्दी ठीक हो जाती। ये जानना चाहिए कि जब करण ओबरॉय के 3 लोगों और बाद में भल्ला और बाकियों ने उस पर घात लगाई थी, अगर वहां और दुश्मन होते या 1-2 लोग अचानक हमला करते तो वो शायद बच नहीं पाता। वो फिर से बड़ी जंग नहीं लड़ना चाहता था, गंभीर चोटें सहना और फिर किसी के अचानक हमले का सामना करना, ऐसी स्थिति में एक साधारण इंसान को भी वो शायद नहीं हरा पाता। हालांकि अगर उसके पास ठीक करने वाली औषधीय गोलियां होती तो वो लड़ाई जारी रख सकता था। गंभीर चोटों के साथ भी वो उन्हें अस्थायी रूप से दबा सकता था और मांसपेशियों और खून को नियंत्रित करने के लिए प्राण और ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती थी। मांसपेशियों और खून को नियंत्रित करने के लिए प्राण का इस्तेमाल करना सिर्फ मजबूरी में किया जाता था, और जितनी ज्यादा चोटें होती उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और प्राण की जरूरत होती थी उन्हें दबाने के लिए, जो अपने आप पर बड़ा बोझ डालता था। हालांकि औषधीय गोलियों का मामला जल्दबाजी में नहीं हो सकता। कुंजी है औषधीय सामग्री। पृथ्वी पर भारतवर्ष क्षेत्र जैसी औषधीय सामग्री शायद न हो, शिवांश ने बड़बड़ाया। पृथ्वी आखिरकार भारतवर्ष क्षेत्र नहीं थी। अगर ये भारतवर्ष क्षेत्र पर होता तो महादक्ष स्तर के लिए औषधीय गोलियां आसानी से हासिल की जा सकती थीं, लेकिन पृथ्वी पर ये सवाल भी था कि वो औषधीय सामग्री मौजूद है या नहीं। हासिल करने की तो बात ही छोड़ दें। सबसे जरूरी मामला है विक्रांत राणा की मुसीबत को हल करना। शिवांश की आंखों में एक हत्यारी चमक उभरी। विक्रांत राणा ने बार बार उस पर हमला किया था और उसे नहीं पता था कि अगली बार होगी या नहीं। दूसरा पक्ष पहले ही हर हथकंडा अपना चुका था। अब शिवांश को इस बात की चिंता थी कि विक्रांत राणा अपने गुस्से में उसके परिवार वालों को निशाना बना सकता था। भले ही ये संभावना कम थी, शिवांश जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर उसने विक्रांत राणा को मारा तो राणा परिवार उससे बदला ले सकता था, अगर उसने नहीं मारा तो विक्रांत राणा फिर भी उससे बदला लेता। ऐसी स्थिति में शिवांश को अच्छे से पता था कि क्या चुनना है। उसे मारने के लिए म्यांमार में हरकत करना सबसे अच्छा है, शिवांश ने अपने आप से सोचा। म्यांमार उत्तरांचल प्रदेश नहीं है, राणा परिवार का वहां कोई खास प्रभाव नहीं है। जब तक वो सावधान रहता और कोई सबूत नहीं छोड़ता, कम से कम सतह पर, भले ही राणा परिवार को पता हो कि वो जिम्मेदार है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते थे। पर्दे के पीछे की बात करें तो विक्रांत राणा ने उसे मारने के लिए लोगों को भेजना कभी नहीं छोड़ा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब म्यांमार पन्ना मेले के खत्म होने में सिर्फ 4 दिन से ज्यादा बचे थे। शिवांश ने तुरंत हरकत नहीं की। उसके पास अभी चोटें थीं और भले ही वो उसकी ताकत पर ज्यादा असर नहीं डाल रही थी, वो विक्रांत राणा को कोई मौका नहीं देना चाहता था। आखिरकार विक्रांत राणा के पास अभी भी अशोक भट्ट जैसा गुरु था, एक डार्क फोर्स पीक हत्यारा, जो बहुत संभावना थी कि उस हत्यारा संगठन से था, और वो इतना आसान नहीं था। जब शिवांश सोच रहा था कि विक्रांत राणा से कैसे निपटना है, उसी वक्त विक्रांत राणा खुद मुसीबत में पड़ गया।
विक्रांत राणा, तुम्हें हमारे सोनपुर के नियम पता होने चाहिए। तुमने वाकई लोगों को सोनपुर में घुसपैठ करने भेजा। तुम क्या करना चाहते हो? आदित्य नायक ने विक्रांत राणा को ठंडे लहजे में देखा। भल्ला काफी समय से विक्रांत राणा के साथ था और सोनपुर में कई लोगों ने भल्ला को देखा था। आदित्य नायक की तरफ से थोड़ी सी जांच के साथ जल्दी ही इसका पता विक्रांत राणा तक पहुंच गया। आदित्य नायक ने छोटी सी राणा ज्वेलरी को आंखों में भी नहीं रखा, सीधे जवाब मांगने गया। युवा मालिक नायक, ये मामला भल्ला की अपनी सोच था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगा, विक्रांत राणा ने जल्दी से कहा। उनका राणा परिवार ज्वेलरी के धंधे में था और आदित्य नायक को नाराज करना उनके लिए अच्छा नहीं था। एक बार उसने बोल दिया तो कोई उन्हें कच्चा माल नहीं देता। राणा परिवार का कपूर ज्वेलरी को दबाना ज्यादा से ज्यादा हाई एंड पन्ना को दबाना था, लेकिन अगर आदित्य नायक बोल देता तो उन्हें कच्चा माल भी नहीं मिलता, उनका राणा परिवार शायद लो एंड पन्ना भी खत्म कर देता। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? आदित्य नायक ने ठंडे लहजे में तंज कसा। अगर इस मामले में विक्रांत राणा का समर्थन न होता तो वो लोग सोनपुर में कैसे घुसपैठ करते? आदित्य नायक को पहले ही मरे हुए बंदूकधारियों की पहचान पता थी। वो गोल्डन ट्रायंगल के सिर्फ बेकरार लोगों का एक समूह थे। बिना फायदे के क्या वो हजारों मील दूर सोनपुर में लोगों को मारने आते? नायक, भले ही इस मामले में भल्ला कुछ हद तक गलत था, भल्ला हमारे संगठन का सदस्य है, तो कृपया मुझे कुछ इज्जत दो। नायक इस वक्त एक छायादार आकृति पास आए। तुम? आदित्य नायक की नजर अशोक भट्ट पर पड़ी और अगले ही पल उसका चेहरा अचानक बदल गया। तुम ब्लड शेडो हैंड अशोक भट्ट हो? अशोक भट्ट को उसके शुरुआती सालों में पन्ना बादशाह ने निकाल दिया था और फिर वो म्यांमार में घुस गया था। म्यांमार में एक स्थानीय ताकत के तौर पर नायक परिवार के पास स्वाभाविक रूप से अशोक भट्ट की जानकारी थी। अशोक भट्ट, तुम्हारा संगठन भले ही ताकतवर हो, लेकिन मत भूलो ये म्यांमार है। आदित्य नायक ने अशोक भट्ट को ठंडे लहजे में देखा और बेपरवाही से कहा। ये शब्द सुनते ही अशोक भट्ट की भौहें सिकुड़ गईं। नायक परिवार सिर्फ एक पन्ना खदान मालिक नहीं था, उनके पास ढेर सारी सशस्त्र ताकत थी और वो एक मार्शल कला परिवार भी था जिसमें परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा निगरानी करते थे। भले ही अशोक भट्ट का संगठन ताकतवर था, म्यांमार में ये सिर्फ एक शाखा थी। अगर वो बिना परिणाम की परवाह किए लड़ते तो अशोक भट्ट को निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं मिलता। ये स्वाभाविक है। अशोक भट्ट ने सिर हिलाया और आगे बोला, ऐसी बात भविष्य में बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद है तुम अपने शब्द याद रखोगे। आदित्य नायक ने ठंडे लहजे में हुंकारी भरी, फिर सीधे होटल से निकल गया। ये नायक? अशोक भट्ट ने जाते हुए आदित्य नायक को देखा, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। वो अशोक भट्ट बरसों से मशहूर था और एक जूनियर अपने परिवार के भरोसे उसकी इस तरह भड़काने की हिम्मत करता था, जिससे उसका दिल बहुत गुस्से से भर गया था। अध्याय 121। अशोक भट्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका शिष्य मर चुका था और फिर भी आदित्य नायक उन्हें चेतावनी देने आया। अगर अशोक को यह न पता होता कि नायक परिवार में एक अनंत वीर्य स्तर का योद्धा है और म्यांमार में उनका दबदबा है, तो वो ये अपमान कैसे बर्दाश्त करता? गुरुजी, ये आदित्य नायक तो हद कर रहा है, विक्रांत राणा ने तुरंत पास खड़े होकर कहा। तुम्हें क्या पता? अशोक भट्ट ने विक्रांत पर एक तेज नजर डाली, उनका चेहरा गंभीर था। हमारा संगठन भले नायक परिवार से डरता नहीं, लेकिन बिना वजह उनके साथ टकराव क्यों शुरू करें? अशोक भट्ट का संगठन एक हत्यारा संगठन था, बिना पैसे के वो क्यों हाथ उठाएंगे? और नायक परिवार से उलझना तो वैसे भी नुकसान का सौदा था, इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। अशोक भट्ट का गुस्सा देखकर विक्रांत राणा तुरंत चुप हो गया। उसे पता था कि भल्ला की मौत के बाद से अशोक का मिजाज कुछ उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। अगर वो, उनका शिष्य, अब भी काम का न होता तो शायद अशोक उसे भी खत्म कर देते। जब मैं अनंत वीर्य स्तर पर पहुंच जाऊंगा, शिवांश, तुम्हें मेरे शिष्य की मौत का हिसाब चुकाना होगा। अशोक की आंखों में हत्या की आग भड़क रही थी। ... युवराज, तुमने नकली कच्चे माल की घटना का इस्तेमाल अशोक भट्ट को पकड़ने के लिए क्यों नहीं किया? लंबा आदमी ने सामने खड़े आदित्य नायक को हैरानी से पूछा। क्या उस नकली माल की घटना का हम पर कोई असर पड़ा? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा। ये लंबा आदमी एक पल के लिए ठिठक गया, फिर मन ही मन सिर हिलाया। नकली कच्चे माल की घटना का उन जैसे बड़े पन्ना खदान मालिकों पर सचमुच कोई असर नहीं पड़ा था, बल्कि इस घटना की वजह से उनके पास और ज्यादा लोग माल खरीदने आए। आखिर म्यांमार के सबसे बड़े पन्ना खदान मालिकों में से एक होने के नाते नायक परिवार का पन्ना तो असलियत की गारंटी था। जब कोई असर ही नहीं पड़ा तो हम उसे क्यों उजागर करें? आदित्य ने हल्के से कहा। अशोक भट्ट बिना फायदे के कुछ नहीं करता था, और नायक परिवार के मुखिया के तौर पर आदित्य तो और भी नहीं चाहता था कि वो बिना वजह हत्यारों के संगठन को चिढ़ाए। दूसरों को चेतावनी देने के लिए इतना जोखिम? आदित्य इतना परोपकारी नहीं था। अरे हाँ, जिस शख्स की जांच मैंने तुमसे करवाने को कहा था, उसकी कोई खबर? आदित्य ने अचानक पूछा। अभी तक कोई खबर नहीं, लंबा आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा।
घटना इतनी अचानक हुई थी कि उन्हें एक ताकतवर योद्धा के हमले की उम्मीद ही नहीं थी। जब तक वो कुछ समझ पाते और जांच शुरू करते तब तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर कुछ नहीं मिला तो दूसरी दिशा में देखो, विक्रांत राणा की जांच करो, आदित्य ने कहा। विक्रांत राणा की जांच? लंबा आदमी हैरान रह गया, उसने आदित्य को उलझन भरी नजरों से देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि मरा हुआ योद्धा और विक्रांत राणा का क्या रिश्ता था, लेकिन ये मामला शायद उससे जुड़ा है। शायद हमें उससे कुछ सुराग मिले, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, लंबा आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। म्यांमार पन्ना मेले में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। पिछले 2 दिनों में पत्थर काटने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन शिवांश अपनी चोटों से उबरने में व्यस्त था और होटल से बाहर पत्थर काटने नहीं गया। मेरी चोटें अब लगभग ठीक हो चुकी हैं, शिवांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक तेज चमक तुरंत गायब हो गई। विक्रांत राणा, आज तुम्हारी मौत का दिन है। शिवांश की आंखों में हत्या की चमक थी। अगले ही पल उसकी आकृति धुंधली हुई और वो होटल से निकलकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। शिवांश को विक्रांत राणा का होटल तो पता ही था। दुश्मनों की तरह शालिनी कपूर ने विक्रांत के बारे में हर जानकारी पहले ही जुटा ली थी। रात के अंधेरे में शिवांश जल्दी ही उस होटल पहुंच गया जहां विक्रांत ठहरा हुआ था। शालिनी की जानकारी के आधार पर वो चुपके से विक्रांत के कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद, ये अच्छी खबर नहीं है। कमरे की दिशा में देखते हुए शिवांश का चेहरा भारी हो गया। शायद भल्ला की मौत की वजह से विक्रांत राणा अब ज्यादा सतर्क हो गया था। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद थे और जैसे ही वो कुछ करता तुरंत हंगामा शुरू हो जाता। बदकिस्मती से तुम्हारा सामना एक योद्धा से है, कोई साधारण इंसान से नहीं। शिवांश ने ठंडी हंसी हंसी और अपने पैर से हल्का सा धक्का दिया। उसका पूरा शरीर जैसे कोई बाज पेड़ की डाल से उछला और खिड़की की सिल पर जा उतरा। उसने अपनी हथेली खिड़की पर रखी और प्राणायाम की हल्की सी लहर के साथ खिड़की का शीशा तुरंत टूट गया। तुरंत बाद शिवांश कमरे में घुस गया। कोई नहीं। कमरे में घुसते ही शिवांश को तुरंत महसूस हुआ कि पूरे कमरे में किसी और की प्राण शक्ति नहीं थी। क्या वो भाग गया? शिवांश का चेहरा और गंभीर हो गया। शिवांश ने कमरे की तलाशी ली और सचमुच विक्रांत राणा का कोई निशान नहीं मिला। वो सचमुच सतर्क है, जरूर किसी दूसरे कमरे में चला गया होगा। कमरे में कोई न होने पर शिवांश को तुरंत समझ आ गया कि विक्रांत राणा डर की वजह से किसी और कमरे में चला गया था कि कहीं शिवांश उसे मारने न आ जाए। चाहे मुझे आज रात ये पूरा होटल उलट पुलट करना पड़े, तुम्हें मरना ही होगा। शिवांश की आंखों में हत्या की आग थी। विक्रांत राणा जितना सतर्क था, शिवांश का उसे मारने का इरादा उतना ही पक्का होता जा रहा था। ऐसा इंसान जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, कौन जाने कब वो पीठ में छुरा घोंप दे। ये सोचते हुए शिवांश के शरीर में प्राणायाम का प्रवाह तेज हुआ और उसके चेहरे की मांसपेशियां तुरंत बदल गईं। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा उभर आया। अगर विक्रांत राणा इस कमरे में होता तो शिवांश उसे तुरंत मार देता और कोई नहीं जान पाता। लेकिन होटल में विक्रांत की तलाश करने के लिए वो अपना असली चेहरा तो नहीं दिखा सकता था, क्योंकि होटल में सर्विलांस कैमरे थे। शालिनी कपूर के पास विक्रांत राणा के बुक किए कमरों का रिकॉर्ड था। शिवांश सीधे दूसरे कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। कौन है? अगले ही पल विनोद मेहरा की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। विनोद मेहरा सामने खड़ा था। तुम कौन? विनोद ने शिवांश को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सॉरी, गलत दरवाजा, शिवांश ने जल्दी से कहा। विनोद ने ठंडी सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ नहीं है। शिवांश दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कौन है? शिवांश ने जैसे ही खटखटाया, एक अनजानी आवाज कमरे के अंदर से आई। लेकिन दरवाजा तुरंत नहीं खुला जैसे विनोद ने खोला था। साफ था कि अंदर वाला तुरंत दरवाजा खोलने के मूड में नहीं था। देखकर कि दूसरा पक्ष दरवाजा खोलने का इरादा नहीं रखता, शिवांश को तुरंत समझ आ गया कि विक्रांत राणा बहुत मुमकिन है इस कमरे में हो। अरे, छुपने से क्या होगा, बाहर निकल। शिवांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारे। तुम गलत इंसान को ढूंढ रहे हो। कमरे के अंदर से वही आवाज फिर आई। बाहर निकल, वरना ये दरवाजा तोड़ दूंगा। शिवांश ने गर्जना की। जैसे ही शिवांश दरवाजे पर लगातार धक्के मार रहा था, एक पल बाद दरवाजा आखिरकार थोड़ा सा खुला। एक अनजान चेहरा शिवांश के सामने आया। ये विक्रांत राणा के साथ रहने वाला एक बॉडीगार्ड था। निकट जा। ये बॉडीगार्ड ने शिवांश को घूरते हुए गुस्से में कहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले उसकी आंखें फट गईं और उसकी छाती अंदर धंस गई। उसी समय शिवांश कमरे में घुस गया। एक नज़र में उसने देखा कि कमरे में सोफे पर एक और बॉडीगार्ड बैठा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, जबकि विक्रांत राणा ज्यादा दूर नहीं, लिविंग रूम में था। अध्याय 122। तुम? बॉडीगार्ड्स ने शिवांश को देखा और तुरंत खड़े हो गए। कुछ पूछने वाले थे, लेकिन अगले ही पल एक काली चमक आए और एक निंजा डार्ट उस बॉडीगार्ड के गले में जा धंसा। विक्रांत, भाग। उसी समय लिविंग रूम में विक्रांत के साथ खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका
चेहरा पीला पड़ गया था, जोर से चिल्लाया और जमीन पर जोर लगाकर उछला, शिवांश की ओर झपटा। तुम! विक्रांत ने शिवांश को देखा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वो तुरंत खिड़की की ओर भागा। कमरे में सिर्फ एक निकास था जो शिवांश ने रोक रखा था, तो उसका एकमात्र रास्ता खिड़की थी। अच्छा था कि ये सिर्फ दूसरी मंजिल थी, अगर वो नीचे कूद जाता और सशस्त्र गार्ड्स को ढूंढ लेता तो वो सुरक्षित हो जाता। मर! अशोक भट्ट ने गर्जना की, उसका हाथ हिला और एक काला डार्ट शिवांश की ओर तेजी से बढ़ा। हट! शिवांश ने गुस्से में चिल्लाया, उसकी प्राण शक्ति पूरी ताकत से बाहर निकली, उसने अपनी मुट्ठियां घुमाई और एक खतरनाक हवा का झोंका सीधे अशोक भट्ट के शरीर पर जा टकराया। धम्म! एक भारी आवाज के साथ अशोक भट्ट उस भयानक ताकत से उड़ गया। रूपांतरण स्तर का योद्धा! अशोक भट्ट का चेहरा बदल गया, उसने हाथ उठाया और 7-8 निंजा डार्ट्स शिवांश के महत्वपूर्ण अंगों की ओर उड़े। वो खुद रुकने की हिम्मत नहीं कर सका, उसने जमीन पर जोर लगाया, विक्रांत राणा को पकड़ा और खिड़की की ओर झपटा। रूपांतरण स्तर के योद्धा! अगर वो चुपके से हमला करता तो शायद कामयाब हो जाता, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में जीवात्मा जागृत स्तर का योद्धा रूपांतरण स्तर के योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता। भागना चाहते हो? क्या भाग पाओगे? शिवांश ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, उसकी आकृति धुंधली हुई और वो उन दांत से बचते हुए पहले ही अशोक और विक्रांत के पास पहुंच गया। नहीं! शिवांश को पास आते महसूस करके विक्रांत का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे अच्छे से पता था कि योद्धा कितने ताकतवर होते हैं। इतने करीब, उसके पास कोई प्रतिरोध की ताकत नहीं थी। इतनी तेजी! अशोक भट्ट का चेहरा भी बुरी तरह बदल गया। भले ही रूपांतरण स्तर के योद्धा ताकतवर हों, लेकिन ये गति तो बस डरावनी थी। दोनों के बीच 5-6 मीटर का फासला था, फिर भी शिवांश एक पल में उनके पास पहुंच गया। गुरुजी, मुझे बचाओ! विक्रांत ने तुरंत अशोक से मदद मांगी। मर! लेकिन उसकी मदद की पुकार मुंह से निकलते ही शिवांश की हथेली सीधे उसकी पीठ पर जा लगी। धम्म! एक भारी आवाज के साथ दोनों खिड़की से बाहर उड़ गए और होटल के बाहर खुली जमीन पर जा गिरे। होटल के बाहर गिरे दोनों को देखकर जिनके जिंदा होने की कोई खबर नहीं थी, शिवांश पीछा करने वाला था, लेकिन उसकी नजर दूर से दौड़ते हुए होटल के सशस्त्र गार्ड्स पर पड़ी। अगर वो नीचे जाता तो वो उनमें उलझ जाता और जब तक नायक परिवार की सशस्त्र टुकड़ी आती, वो भाग नहीं पाता। छोड़ो, वैसे भी वो मर चुका है। शिवांश ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, उसकी आकृति हिली और वो छत पर कूद गया। एक पल में वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। खांसी, खांसी! जैसे ही शिवांश गया, खुली जमीन से जोर जोर की खांसी की आवाज आई। अशोक भट्ट धीरे धीरे रेंग कर उठा, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, उसका चेहरा बेहद पीला था। इतना ताकतवर! अशोक भट्ट ने अपने अंदरूनी अंगों को महसूस किया, जो लगभग अपनी जगह से हट गए थे, और उसके मन में डर बाकी था। रूपांतरण स्तर के योद्धा सचमुच डरावने होते हैं। भले ही निशाना वो नहीं था, लेकिन सिर्फ 2 भिड़ंतों में वो पूरी तरह कुचल दिया गया और बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी विक्रांत को नहीं बचा सका। अशोक की नज़र विक्रांत के शरीर पर पड़ी और उसने हल्की सी आह भरी। अपनी ताकत से उसे पता था कि विक्रांत मर चुका था। अशोक भट्ट ने झुककर विक्रांत के शरीर की जांच की। लाश की दिल की नब्ज टूट चुकी थी और इससे भी डरावना, एक निंजा दांत सीधे विक्रांत की पीठ में धंसा हुआ था। दोनों, चाहे वो दिल की नब्ज तोड़ने वाली ताकत हो या पीठ में धंसा डांट, तुरंत जान ले सकते थे। फिर भी दुश्मन ने एक के बाद एक 2 बार हमला किया। साफ था कि वो विक्रांत की मौत को पक्का करना चाहता था। इतने क्रूर तरीके! अशोक भट्ट ने बेहद गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। विक्रांत की मौत हो गई, और वो भी उसकी आंखों के सामने। राणा परिवार को इसका जवाब देना मुश्किल होगा। शिवांश! अशोक भट्ट ने गुस्से में गर्जना की। विक्रांत ने ऐसा कौन सा दुश्मन बनाया था कि एक रूपांतरण स्तर के योद्धा ने उस पर हमला किया? साफ था कि हमला करने वाला शिवांश ही था। रूपांतरण स्तर के योद्धा अपने मांसपेशियों और खून को नियंत्रित कर सकते हैं, तो चेहरा बदलना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अशोक भट्ट को अच्छे से पता था कि इस बार हमला करने वाला शिवांश ही था। उसके हमले के तरीके से वो जरा भी घायल नहीं लग रहा था। जब शिवांश पिछले कुछ दिनों तक सामने नहीं आया तो उसे लगा था कि शायद शिवांश घायल है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये शिवांश की चाल थी, ताकि वो लोग अपनी सतर्कता कम करें। हालांकि विक्रांत ने बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था की थी और अशोक खुद उसकी रक्षा कर रहा था, फिर भी वो विक्रांत को नहीं बचा सका। और ये जानते हुए भी कि शिवांश ने ये किया, उनके पास कोई सबूत नहीं था और वो शिवांश को खुलेआम कुछ नहीं कर सकते थे। ... युवराज, जिस मामले की जांच आपने मुझे सौंपी थी उसका कुछ पता चला है। सोनपुर में एक विला के अंदर लंबा आदमी ने सामने बैठे आदित्य नायक को बताया। क्या पता चला? आदित्य ने जल्दी से पूछा। ये मामला एक रूपांतरण स्तर के योद्धा से जुड़ा था और उसके दादाजी ने खुद इसकी जांच करने को कहा था, तो उसे पूरी मेहनत करनी थी। हमने जांच की और पाया कि विक्रांत राणा और शालिनी कपूर के बीच कुछ झगड़ा था। राणा कपूर ज्वेलरी को दबा रहा था, पूरा कपूर ज्वेलरी हड़पना चाहता था और दोनों कंपनियां पहले ही एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी थीं,
लंबा आदमी ने कहा। कपूर ज्वेलरी। आदित्य की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। वो कपूर ज्वेलरी से अच्छे से वाकिफ था। कपूर ज्वेलरी म्यांमार पन्ना मेले की नियमित ग्राहक थी, लेकिन साफ था कि कपूर ज्वेलरी में इतनी ताकत नहीं थी, वरना वो राणा से दब नहीं जाती। इसके अलावा और क्या पता चला? आदित्य ने गहरी आवाज में पूछा। इसके अलावा हमने ये भी पता लगाया कि विक्रांत राणा और शिवांश के बीच भी कुछ तनाव था, लंबा आदमी ने कहा। शिवांश। आदित्य एक पल के लिए ठिठक गया। म्यांमार पन्ना मेले के आयोजकों में से एक होने के नाते वो उस युवा पत्थर जुआरी गुरु को जानता था जिसने कांच जैसा पन्ना निकाला था। लेकिन आदित्य को जरा भी शक नहीं था कि शिवांश वो रहस्यमयी योद्धा हो सकता है। आखिर रूपांतरण स्तर के योद्धा आज की दुनिया में बहुत कम हैं। भले ही योद्धाओं के पास जवानी बनाए रखने के तरीके हों, लेकिन आमतौर पर वो 50-60 साल के होते हैं। बिना 40-50 साल की कठिन साधना के रूपांतरण स्तर का योद्धा बनना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी आदित्य ने लंबे आदमी को देखा और आगे बोलने वाला था। युवराज, कुछ हुआ है? तभी एक आदमी जल्दी से लिविंग रूम में दाखिल हुआ। क्या बात है, इतना घबराए क्यों हो? आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी नजरों से नए आए आदमी को देखा। युवराज, विक्रांत राणा मर गया और अशोक भट्ट बुरी तरह घायल है, नए आए आदमी ने जल्दी से कहा। क्या? ये सुनकर आदित्य भी हैरानी में खड़ा हो गया। उसने अविश्वास से नए आए आदमी को देखा। विक्रांत राणा मर गया। विक्रांत राणा की मौत कोई बड़ी बात नहीं थी। चाहे वो अपने देश में कितना भी ताकतवर हो, म्यांमार पर उसका प्रभाव बहुत कम था। लेकिन इस खास वक्त पर विक्रांत की मौत, और वो भी तब जब उसके साथ एक योद्धा था। उसे किसने मारा? जरूर वो रहस्यमयी रूपांतरण स्तर का योद्धा था। साफ था कि ये रूपांतरण स्तर का योद्धा सारा वक्त सोनपुर में ही था। जब तक वो सोनपुर में है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। आदित्य की आंखों में एक चमक उभरी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो रूपांतरण स्तर का योद्धा पहले ही जा चुका हो। ऐसे योद्धा छिपकली जैसे होते हैं, उनकी ठिकाने का पता लगाना मुश्किल है। अगर वो जा चुका होता तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल होता। अध्याय 123। क्या विक्रांत राणा मर गया? जब शालिनी कपूर को विक्रांत की मौत की खबर मिली, उसका चेहरा बदल गया। राणा ज्वेलरी का कपूर ज्वेलरी को दबाना ज्यादातर विक्रांत राणा की वजह से था। भले ही शालिनी भी चाहती थी कि विक्रांत मर जाए, लेकिन राणा परिवार काशी में एक बड़ा परिवार था और उनके पास सरकारी ताकत भी थी। शालिनी चुपके से कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इससे न सिर्फ कपूर ज्वेलरी को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि राणा ज्वेलरी को मौका मिल जाता। इसलिए विक्रांत की दबाव की रणनीति के खिलाफ शालिनी ने हमेशा खुलकर मुकाबला किया, कभी चालाकी नहीं की। लेकिन अब विक्रांत मर चुका था। लगभग तुरंत शालिनी के दिमाग में शिवांश का ख्याल आया। विक्रांत के पास कई बॉडीगार्ड्स थे, तो उसे मारना आसान नहीं था, खासकर होटल में घुसकर हत्या करना। ये सब करना इतना आसान नहीं था, लेकिन शिवांश ये कर सकता था। शालिनी सीधे शिवांश के कमरे में गई, वहां आराम कर रहे शिवांश को देखा और कहा, विक्रांत राणा मर गया। विक्रांत राणा मर गया। शिवांश एक पल के लिए हैरान रह गया। उसकी आवाज में थोड़ा आश्चर्य था। तुमने नहीं किया? शालिनी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कैसे मुमकिन है? अगर मैं कुछ करना चाहता तो उसे कब का मार देता। अब तक क्यों इंतजार करता? शिवांश ने मुंह बनाते हुए कहा। विक्रांत की हत्या का मामला किसी भी हाल में उजागर नहीं होना चाहिए। आखिर राणा परिवार का प्रभाव कम नहीं था, और अगर ये बात खुल गई तो शायद ध्रुव त्रिवेदी भी उसे नहीं बचा पाते। जब तक ये बात खुलेआम सामने न आए, शिवांश को राणा परिवार के गुप्त बदले से डर नहीं था। सचमुच तुमने नहीं किया? शिवांश का बनावटी चेहरा देखकर शालिनी को थोड़ा शक हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सोच लिया। शायद ये मामला वाकई शिवांश से जुड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, शिवांश ने कंधे उचकाए। खैर, जो भी हो, विक्रांत की मौत हमारे लिए अच्छी खबर है। जब कुछ पता नहीं चला, शालिनी ने पूछना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा। विक्रांत की मौत कपूर ज्वेलरी के लिए बहुत अच्छी खबर थी। विक्रांत की दबाव रणनीति के बिना और इस म्यांमार पन्ना मेले से मिली भारी कमाई के साथ उसे यकीन था कि कपूर ज्वेलरी जल्दी ही उबर जाएगी। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। शिवांश ने सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन राणा परिवार विक्रांत की मौत को यूं ही नहीं छोड़ेगा। मुझे डर है कि वो अपना गुस्सा हम पर निकालेंगे। विक्रांत राणा इस पीढ़ी का सबसे चमकदार सितारा था। भले ही राणा परिवार के पास सरकारी ताकत न हो, शालिनी ये नहीं कह सकती थी कि उसकी कारोबारी समझ विक्रांत से बेहतर थी। विक्रांत ने कपूर ज्वेलरी को मृत्यु की कगार पर सिर्फ सरकारी ताकत के दम पर नहीं पहुंचाया था, उसकी अपनी काबिलियत भी कम नहीं थी। इसकी चिंता मत करो, हमारा कपूर परिवार भी चुप नहीं बैठेगा, शालिनी ने हल्के से कहा। विक्रांत सरकारी रास्तों से कपूर ज्वेलरी को दबा सकता था, लेकिन उसका गुस्सा कपूर ज्वेलरी पर निकालना इतना आसान नहीं था। कपूर ज्वेलरी आज की स्थिति में अपने कनेक्शंस की वजह से थी। शायद राणा परिवार जितने करीबी कनेक्शंस न हो, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे।
शिवांश ने सिर हिलाया और फिर शालिनी ने पिछले कुछ दिनों की पत्थर काटने की स्थिति के बारे में बात शुरू की। इस बार कपूर ज्वेलरी के ज्यादातर जुए के पत्थरों को शिवांश ने चुपके से सलाह दी थी और खरीदा था। इनमें से कुछ कच्चे माल से पहले ही पन्ना निकल चुका था और उनकी कीमत कम नहीं थी। कपूर ज्वेलरी ने इस बार भारी मुनाफा कमाया था। इस बार हमने जो जुए के पत्थर खरीदे उनकी अंतिम कीमत शायद 100 करोड़ से ज्यादा होगी और तुम्हारा मुनाफा करीब 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, शालिनी ने शिवांश को देखते हुए एक आह भरी। हालांकि कपूर ज्वेलरी ने इस बार बहुत पैसा कमाया, लेकिन पूरे म्यांमार पन्ना मेले में शायद शिवांश ने सबसे ज्यादा कमाई की। सिर्फ एक कांच जैसा पन्ना 50 करोड़ का था और कपूर ज्वेलरी से मिलने वाला लाभ जोड़कर ये 60 करोड़ तक पहुंच गया। ये तो अलग बात थी कि शिवांश ने खुद भी 100 से ज्यादा जुए के पत्थर खरीदे थे। कपूर ज्वेलरी के लिए शिवांश ने जो कच्चा माल चुना उसमें पन्ना निकलने की संभावना को देखते हुए इन जुए के पत्थरों की कीमत शायद 100 करोड़ के आसपास थी और इन कच्चे माल की कीमत जो शिवांश ने दी वो 1 करोड़ से भी कम थी। दूसरे शब्दों में इस म्यांमार पन्ना मेले से शिवांश का शुद्ध मुनाफा कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा था, शायद 150 करोड़ तक भी पहुंच सकता था। ये कितना बड़ा आंकड़ा था। अगर खरीदे गए कच्चे माल से निकले पन्ने 100 करोड़ से ज्यादा के हों तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी। कपूर ज्वेलरी जैसे स्तर के पन्ना ज्वेलर्स लगभग सभी ऐसा कर लेते हैं। राणा ज्वेलरी जैसे ज्वेलर्स तो 200 करोड़ से ज्यादा के पन्ने निकाल लेते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि इन कच्चे माल की लागत घटाने के बाद उनका मुनाफा ज्यादा नहीं बचता। आखिर उनके खरीदे ज्यादातर कच्चे माल प्रदर्शनी से थे और इन माल को पहले ही अनगिनत पत्थर जुआरी गुरुओं ने देख लिया था, जिससे इन्हें सस्ते में खरीदना नामुमकिन था। सिर्फ शुद्ध मुनाफे की बात करें तो शिवांश इस म्यांमार पन्ना मेले का सबसे बड़ा विजेता था। उसने शिवांश को सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा जाना था। शुरू में शिवांश बस एक साधारण विश्वविद्यालय का छात्र था, लेकिन सिर्फ 1 महीने में वो अरबपति बन गया। उसकी कमाई की रफ्तार के सामने शालिनी भी बहुत पीछे थी। 1 करोड़, शिवांश के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। भले ही 1 करोड़ अब उसके लिए ज्यादा न हो, लेकिन ये 1 करोड़ उसके लिए बहुत बड़ा हौसला था। ये एक पत्थर जुआरी गुरु के लिए सही मायने में हौसला था। ... मुझे नहीं लगा था कि विक्रांत राणा यूं ही मर जाएगा, विहान मल्होत्रा ने कुछ भावुक होकर कहा। उसका इरादा था कि विक्रांत राणा का इस्तेमाल करके वो अशोक भट्ट को बाहर निकाले जो उसके पीछे था, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। उसने कुछ किया भी नहीं था और विक्रांत पहले ही मर चुका था। क्या वो वही हो सकता है? गुरु देवानंद जोशी के दिमाग में एक छाया उभरी, लेकिन उसने ये बात मुंह से नहीं निकाली। वरिष्ठ भाई, क्या तुम्हें पता है कि विक्रांत राणा का कोई दुश्मन था? विहान ने गुरु देवानंद को देखकर पूछा। नहीं पता। विक्रांत राणा अपने कामों में काफी सख्त था, तो अगर उसने किसी को नाराज किया हो तो इसमें हैरानी की बात नहीं। गुरु देवानंद ने हल्का सा सिर हिलाया। वो शिवांश का जिक्र करने का इरादा नहीं रखता था। बस अब विक्रांत राणा की अचानक मौत की वजह से हमारी योजना को रद्द करना पड़ा, विहान ने कुछ अफसोस के साथ कहा। जब विहान ने गुरु देवानंद को ढूंढा था तो उसने पन्ना राजा के नाम पर अपनी मंशा जाहिर की थी कि वो विक्रांत राणा का इस्तेमाल करके अशोक भट्ट को बाहर निकाले। शुरू में सब कुछ तय हो चुका था और वो इन 2 दिनों में कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन अचानक विक्रांत की मौत ने सब कुछ इतना जल्दी बदल दिया कि विहान और उनकी योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये भी ठीक है, वो अशोक भट्ट विक्रांत राणा से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं शुरू से तुम्हारे कार्रवाई करने के खिलाफ था। अब जब वो नहीं मिल रहा तो शायद ये कोई बुरी बात नहीं, गुरु देवानंद ने हल्के से कहा। अगर अशोक भट्ट पन्ना राजा पर हाथ उठा सकता था तो क्या वो विहान की हैसियत की परवाह करता? वो लोग बस साधारण लोग थे, जबकि अशोक भट्ट ने आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी की साधना की थी। शिवांश की ताकत देखने के बाद गुरु देवानंद को आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी की ताकत का अंदाजा था और वो सचमुच नहीं चाहता था कि विहान इसमें उलझे। अगर विहान को कुछ हो गया तो वो पन्ना राजा का सामना कैसे करता? वरिष्ठ भाई, तुम बस बहुत ज्यादा सतर्क हो। गुरुजी का बदला कैसे नहीं लिया जा सकता? ये मामला हमारी पन्ना राजा की परंपरा से जुड़ा है, तो हमें इस गद्दार से खुद ही निपटना होगा, विहान ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर पास खड़े गुरु देवानंद ने कड़वी हंसी हंसी। अध्याय 124। देर रात काशी। राणा परिवार का विला। काशी के डिप्टी मेयर के तौर पर विजय राणा के पास हर दिन ढेर सारे काम थे। आज भी रात को उसने एक मीटिंग की अध्यक्षता की और काम का निरीक्षण किया, फिर अपने घर लौटा। सोच रहा था कि कल सुबह फिर एक मीटिंग है। विजय ने नहा धोकर आराम करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो लेटा उसे दरवाजे पर तेज खटखटाहट सुनाई दी। मेयर साहब, आपके बड़े भाई आए हैं, बाहर से एक गार्ड ने कहा। बड़े भाई? विजय की भौहें सिकुड़ गईं। उसके बड़े भाई राणा परिवार के मुखिया थे, लेकिन वो हमेशा परिवार के मामलों को संभालते थे और परिवार का कारोबार भी ज्यादातर विक्रांत राणा को सौंपा हुआ था। इतनी रात गए उनके बड़े भाई का खुद आना, साफ था कि कुछ बड़ा हुआ था। ये सोचते हुए विजय तुरंत उठा, कपड़े पहने और जल्दी से लिविंग रूम में गया।
लिविंग रूम में पहुंचते ही उसने अपने बड़े भाई विजय राणा को देखा, जो थके हुए और दुखी लग रहे थे। बड़े भाई, क्या हुआ? विजय राणा की हालत देखकर विजय का दिल धक से रह गया और उसने जल्दी से पूछा। छोटे भाई, विक्रांत चला गया। विजय राणा ने विजय को देखा और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। विजय राणा क्या शख्स थे! वो राणा परिवार के मुखिया थे, फिर भी इस वक्त वो आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे कि विक्रांत चला गया। विक्रांत चला गया। विजय का दिमाग खाली हो गया और उसने जल्दी से कहा, क्या विक्रांत म्यांमार पन्ना मेले में नहीं गया था? वो कैसे चला गया? विक्रांत मर गया। विजय राणा ने रोते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? विजय का चेहरा दुख से भर गया, वो खुद से बड़बड़ाने लगा। विजय की कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। वो विक्रांत राणा, जो सबसे बड़ा वैध वारिस था, को बहुत लाड करता था। विक्रांत खुद भी बहुत काबिल था, उसने राणा ज्वेलरी को खूब बढ़ाया। उसने विक्रांत को कपूर ज्वेलरी को दबाने में मदद करने की मौन सहमति भी दी थी। भले ही विक्रांत उसका बेटा नहीं था, लेकिन दिल से वो उसे अपने बेटे जैसा ही मानता था। विक्रांत की मौत का झटका उसके लिए विजय राणा से कम नहीं था। विक्रांत की मौत कैसे हुई? विजय ने गुस्से भरे चेहरे से पूछा। उसका भतीजा बाहर मर गया था और वो यूं ही अस्पष्ट तरीके से नहीं मर सकता था। भले ही ये म्यांमार था, वो इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। तुरंत विजय राणा ने अशोक भट्ट से मिली खबर सुनाई। राणा परिवार के उच्च सदस्यों के तौर पर विजय और विजय राणा दोनों को पता था कि विक्रांत अशोक भट्ट का शिष्य बन गया था। किसी रहस्यमयी महादक्ष ने मारा। ये सुनकर विजय ने ठंडी हंसी हंसी। उसे विश्वास ही नहीं था कि विक्रांत ने ऐसा कौन सा रहस्यमयी महादक्ष को नाराज किया होगा। अशोक भट्ट को तो नहीं पता होगा कि किसने किया है ना? विजय ने ठंडी आवाज में कहा। अशोक भट्ट के मुताबिक विक्रांत को मारने वाला शायद शिवांश है, विजय राणा ने कहा। शिवांश? विजय चौंक गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वही पत्थर जुआरी गुरु जो कपूर ज्वेलरी के साथ है और ध्रुव त्रिवेदी को जानता है। हाँ वही, विजय राणा ने गहरी आवाज में कहा, उसकी आंखों में नफरत भरी थी। विक्रांत उसका बेटा था और उसका सबसे काबिल बेटा। विक्रांत की मौत न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे राणा परिवार के लिए बड़ा झटका थी। चाहे वो कोई भी हो, अगर उसने विक्रांत को मारा तो उसे अपनी जान से कीमत चुकानी होगी, विजय ने ठंडे स्वर में कहा। ध्रुव त्रिवेदी की हैसियत बड़ी थी, लेकिन राणा परिवार भी कोई कम नहीं था। जब उसे पता था कि हत्यारा शिवांश है तो उसे यकीन था कि वो शिवांश को नीचे ला सकता है। छोटे भाई, मुझे डर है कि हम सरकारी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, विजय राणा ने धीमी आवाज में कहा। क्यों? विजय चौंक गया और उलझन भरी नजरों से विजय राणा को देखा। क्योंकि कोई सबूत नहीं है। अशोक भट्ट और सर्विलांस ने शिवांश को नहीं देखा, विजय राणा ने गहरी आवाज में कहा। शापित योद्धा, एक डिप्टी मेयर के तौर पर विजय को कुछ छिपे हुए मामले पता थे। उसे कैसे नहीं समझ आता कि शिवांश ने चेहरा बदलने की तकनीक इस्तेमाल की थी। ऐसी स्थिति में सरकारी ताकत पूरी तरह बेकार थी। जैसे उस समय करण ओबरॉय ने एक युद्ध कला परिवार का नरसंहार कर दिया था, लेकिन अंत में उसे पकड़ नहीं सके। क्यों? क्योंकि करण ने चेहरा बदलने की तकनीक इस्तेमाल की थी। अगर उसका असली चेहरा नहीं पता तो उसे कैसे पकड़ते? चाहे कुछ भी हो, मैं उसे मरते देखना चाहता हूं, विजय ने गुस्से भरे चेहरे से कहा। छोटे भाई, अशोक भट्ट के मुताबिक विदेशी हत्यारा संगठनों को भारतवर्ष से चेतावनी मिल चुकी है, तो शायद वो कार्रवाई करने को तैयार न हो, विजय राणा ने कुछ लाचार होकर कहा। भारतवर्ष की स्थिति विदेशों से अलग थी। भारतवर्ष में एक रूपांतरण स्तर के योद्धा को मारना इतना आसान नहीं था। अशोक भट्ट, मैंने पहले ही कहा था कि वो भरोसेमंद नहीं है। जो शख्स अपने गुरु को भी नुकसान पहुंचा सकता है, विक्रांत को ये मुसीबत उसी की वजह से आई, विजय ने ठंडी सांस ली। उसे अशोक भट्ट से कोई अच्छी राय नहीं थी, लेकिन उस समय विजय राणा ने विक्रांत को उसका शिष्य बनने का समर्थन किया था और विक्रांत की अपनी इच्छा थी, तो वो ज्यादा विरोध नहीं कर सका। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि विक्रांत का बदला कैसे लेना है, विजय राणा ने कड़वाहट से कहा। अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी विक्रांत को शिष्य बनने की इजाजत नहीं देता। विक्रांत की कारोबारी प्रतिभा खराब नहीं थी और भले ही वो पत्थर जुआरी में माहिर न हो, लेकिन एक मालिक के तौर पर उसे इतना माहिर होने की जरूरत भी नहीं थी। जब विदेशी लोग भरोसेमंद नहीं हैं, तो देश के अंदर के लोगों को ढूंढो, विजय की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। देश के अंदर? छोटे भाई, क्या तुम सोच रहे हो? विजय की बात सुनकर विजय राणा का चेहरा अचानक बदल गया और उसके चेहरे पर डर की छाया भी उभरी। रक्तमेघ किला, विजय ने धीरे धीरे 3 शब्द बोले। रक्तमेघ किला दुनिया के शीर्ष 3 हत्यारा संगठनों में से एक, फिर भी भारतवर्ष में नंबर 1 हत्यारा संगठन। लेकिन ये संगठन न सिर्फ मौजूदा युद्ध संघ बल्कि भारतवर्ष सरकार के लिए भी वांछित था। क्योंकि ये संगठन सैकड़ों सालों से था, वो कोई भी काम लेने की हिम्मत रखता था। प्राचीन समय में उन्होंने सम्राटों की हत्या की थी और बाद में उन्होंने भारतवर्ष के उच्च अधिकारियों की भी हत्या की थी।
ऐसा संगठन भारतवर्ष में युद्ध संघ और सरकार दोनों का निशाना था। रक्तमेघ किला सैकड़ों सालों तक टिकने की वजह से इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता था। उनके हथियारों की संख्या शीर्ष 10 हत्यारा संगठनों में सबसे कम थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकत सबसे ज्यादा थी। उनमें से हर एक हथियारों में सबसे उम्दा था, लेकिन इस हत्यारा संगठन की कीमत बहुत ज्यादा थी और वो तब तक पीछे नहीं हटते थे जब तक मिशन पूरा न हो जाए। सैकड़ों सालों में ऐसा कोई मिशन नहीं था जो वो पूरा न कर सके, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे वो न मार सके, बशर्ते आप उनकी कीमत दे सकें। जो कोई भी रक्तमेघ किला के बारे में जानता था, उसके बारे में बात करते समय उसका चेहरा बदल जाता था, क्योंकि ये हत्यारा संगठन बहुत डरावना था। बाकी हत्यारा संगठन शायद 2-3 बार कोशिश करते और अगर नाकाम रहते तो हार मान लेते, लेकिन ये हत्यारा संगठन दशकों तक मौके का इंतजार कर सकता था, दिन ब दिन, जब तक हत्या कामयाब न हो जाए। रक्तमेघ किला के लोग आसानी से नहीं उलझते, विजय राणा ने गहरी आवाज में कहा। ये संगठन भारतवर्ष के उच्च अधिकारियों द्वारा दबाया गया था। अगर उनकी संलिप्तता उजागर हो गई तो शायद पूरे भारतवर्ष में राणा परिवार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सबसे जरूरी, उन्हें नहीं पता था कि वो कितनी कीमत मांगेंगे और राणा परिवार शायद उसे दे भी न पाए। उनके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? विजय ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर विजय राणा चुप हो गया। अगर शिवांश कोई साधारण इंसान होता तो राणा परिवार के पास उसे निपटाने के कई तरीके होते, लेकिन चूंकि वो एक रूपांतरण स्तर का योद्धा था, उसे चुपके से मारना बहुत मुश्किल था। अध्याय 125। विक्रांत राणा की मौत की खबर जल्दी ही पूरे सोनपुर में फैल गई। सबको शांत करने के लिए आदित्य नायक ने गश्त बढ़ा दी, क्योंकि अभी हाल ही में एक गोलीबारी की घटना हुई थी और अब सोनपुर में किसी और की मौत हो गई थी। बाकी ज्वेलर्स की चिंता होना स्वाभाविक था। शायद विक्रांत की मौत से उत्तेजित होकर अगले 2 दिनों में पत्थर काटने वालों की संख्या काफी कम हो गई। म्यांमार पन्ना मेले के आखिरी दिन बोली का राजा पत्थर की कटाई ने सबका ध्यान खींचा। शालिनी कपूर इस बार बोली का राजा को हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि उसकी बोली कम नहीं थी, लेकिन बोली का राजा एक अंधी नीलामी थी और नतीजा तब तक किसी को नहीं पता था जब तक वो खुल न जाए। इस बोली का राजा की अंतिम बोली की कीमत 43 करोड़ तक पहुंच गई थी। इतनी ऊंची कीमत लगभग एक कांच जैसे पन्ने के बराबर थी। अच्छा था कि इस कच्चे पत्थर में पन्ना था, वरना अगर ये उस नकली कच्चे पत्थर जैसा होता तो जिसने इसे खरीदा उसे बहुत पछतावा होता। भले ही हमें बोली का राजा नहीं मिला, लेकिन इस बार हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊंचे मंच पर बोली का राजा की कटाई देखते हुए। भले ही उन्हें आखिरी बोली का राजा नहीं मिला, लेकिन शिवांश से मिला कांच जैसा पन्ना निश्चित रूप से बोली का राजा से कम मूल्यवान नहीं था। अगर विक्रांत राणा जिंदा होता तो शालिनी को बोली का राजा न मिलने का थोड़ा अफसोस होता, लेकिन अब विक्रांत मर चुका था तो बोली का राजा मिला या नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इस समय राणा परिवार विक्रांत की मौत की वजह से पहले ही कुछ उथल पुथल में था, तो उनके पास कपूर ज्वेलरी को परेशान करने का समय नहीं था। पता नहीं उस नकली कच्चे पत्थर को किसने खरीदा, शिवांश ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि इस दौरान वो ज्यादातर समय होटल में अपनी चोटों से उबर रहा था और अंतिम बोली की स्थिति के बारे में पूरी तरह नहीं जानता था। कहा जाता है कि एक विदेशी ज्वेलर ने इसे 40 करोड़ में खरीदा, शालिनी ने हंसते हुए जवाब दिया। 40 करोड़? शिवांश ने एक गहरी सांस ली। वो 40 करोड़ तो जैसे पानी में बह गए। हालांकि उस कच्चे पत्थर में पन्ना था, लेकिन क्योंकि वो नकली था, काटते ही वो बेकार हो जाता। जैसे ही उसे काटा जाता, उसका अप्राकृतिक हरा रंग सामने आ जाता। अरे हाँ, राणा परिवार के लोग कल आए थे, लेकिन आज सुबह वो विक्रांत की लाश के साथ चले गए, शालिनी ने कुछ याद करते हुए कहा, शिवांश को देखते हुए। ये सुनकर शिवांश चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अभी राणा ज्वेलरी के किसी को नहीं देखा था। भले ही विक्रांत मर गया था, लेकिन ये सोचना कि राणा ज्वेलरी म्यांमार पन्ना मेले में हिस्सा लेना जारी रखेगी असंभव था, लेकिन फिर भी किसी को न देखना कुछ अप्रत्याशित था। अब जब राणा परिवार व्यस्त है तो उनका म्यांमार पन्ना मेले में हिस्सा न लेना कोई अजीब बात नहीं, शिवांश ने उदासीनता से कहा। राणा परिवार हमारे कपूर परिवार से अलग है। राणा ज्वेलरी उनका सिर्फ एक उद्योग है और विक्रांत से पहले उन्होंने परिवार के संसाधनों को इसमें खास तौर पर नहीं लगाया था। इस बार विक्रांत की मौत हमारे लिए एक दुर्लभ मौका है, शालिनी ने गंभीरता से कहा। उत्तरांचल प्रदेश के 2 सबसे बड़े पन्ना ज्वेलरी व्यापारी कपूर ज्वेलरी और राणा ज्वेलरी थे। पहले राणा ज्वेलरी के दबाव की वजह से कपूर ज्वेलरी लगभग पूरी तरह निगल ली गई थी, लेकिन विक्रांत की मौत के साथ राणा ज्वेलरी को जरूर झटका लगेगा। कपूर ज्वेलरी इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ा सकती थी और राणा ज्वेलरी का कुछ बाजार हिस्सा हथिया सकती थी। जब तक राणा ज्वेलरी स्थिर होती, तब तक कपूर ज्वेलरी से निपटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। जैसा कि एक कारोबारी से उम्मीद थी, शिवांश ने मुस्कुराते हुए शालिनी को देखकर कहा।
अगर वो शालिनी की जगह होता तो वो इन बातों के बारे में कभी नहीं सोच पाता। उसे कारोबार में ज्यादा रुचि नहीं थी और उसकी सीमित सोच और दृष्टिकोण की वजह से वो ये सब कभी नहीं समझ सकता था। इस म्यांमार पन्ना मेले में कई उतार चढ़ाव आए। पहले नकली कच्चा पत्थर, फिर पन्ना राजा का प्रकट होना, उसके बाद गोलीबारी की घटना और आखिर में विक्रांत राणा की मौत। पिछले मेलों में इनमें से कोई एक घटना भी बड़ी मानी जाती, लेकिन इस बार 4 घटनाएं एक साथ हुईं। भले ही इनमें से कोई भी अच्छी नहीं थी, फिर भी म्यांमार पन्ना मेले का अंतिम लेन देन 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था, जो भारतीय रुपये में 600 करोड़ से ज्यादा था। ये जानना जरूरी है कि पूरा म्यांमार पन्ना मेला सिर्फ 15 दिन का था, फिर भी लेन देन 600 करोड़ तक पहुंच गया। 600 करोड़, औसतन हर दिन 40 करोड़। कितना डरावना आंकड़ा। सोनपुर बस एक साधारण छोटा सा कस्बा है, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 10,000 के आसपास है। 10,000 लोगों का कस्बा एक दिन में 40 करोड़ की कीमत बना सकता है। जैसा कि पन्ना का मूल स्थान है, वैसा ही डरावना है, शिवांश ने दिल से आह भरी। यही पन्ना का जादू था। ये तो सिर्फ म्यांमार पन्ना मेले का लेन देन था और इन कच्चे पत्थरों को बाहर ले जाने पर उनकी कीमत कम से कम 1.5 गुना बढ़ जाती। 1,000 करोड़। इन कच्चे पत्थरों को ज्वेलर्स के अपने देशों में ले जाने पर उनकी कीमत तुरंत 1,000 करोड़ तक पहुंच जाती। और अंतिम कटाई और प्रोसेसिंग के बाद जो मूल्य मिलता, वो और भी डरावना आंकड़ा होता। भले ही शिवांश अब अरबपति माना जाता था, लेकिन पूरे पन्ना उद्योग के सामने उसकी दौलत कुछ भी नहीं थी। कपूर ज्वेलरी जैसे बड़े ज्वेलर भी उत्तरांचल प्रदेश में ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। पूरे पन्ना उद्योग में वो सिर्फ दूसरी श्रेणी के ज्वेलर थे। बोली का राजा की कटाई के अगले दिन सुबह शिवांश और उसका समूह समीर राणा और दूसरों के साथ यांगोन के लिए रवाना हुआ ताकि देश वापस उड़ान भरे। जाने से पहले अर्नब खुराना ने भी शिवांश को गर्मजोशी से दिल्ली आने का न्योता दिया। शिवांश को इस म्यांमार यात्रा से बहुत कुछ हासिल हुआ। उसने अकेले 100 से ज्यादा कच्चे पत्थर खरीदे। इनमें से हर पत्थर में पन्ना था और सभी चिपचिपा प्रकार या उससे ऊपर के थे। उनकी अनुमानित शुरुआती कीमत 100 करोड़ से ज्यादा थी। पहले मिले कांच जैसे पन्ना की तुलना में ये कच्चे पत्थर शिवांश की सबसे बड़ी कमाई थे। कई घंटों की उड़ान के बाद शिवांश और उसका समूह काशी लौट आया। चूंकि कच्चे पत्थरों की मात्रा काफी थी और उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, उनकी ढुलाई पहले ही एक विशेष सिक्योरिटी कंपनी को सौंप दी गई थी। म्यांमार में म्यांमार पन्ना मेले के साथ काम करने वाली सिक्योरिटी कंपनियां थीं। अरबों रुपये के पन्नों को म्यांमार से सुरक्षित बाहर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। विला में लौटने पर शिवांश को एहसास हुआ कि दिव्या राठी वहां नहीं थी, शायद उसकी कोई उड़ान थी। शिवांश अपने कमरे में लौटा, कांच जैसा पन्ना निकाला और साधना शुरू कर दी। शालिनी ने उसे ये कांच जैसा पन्ना आधा महीने के लिए उधार देने का वादा किया था और वो इस आधे महीने का इस्तेमाल करके सीधे महादक्ष स्तर पर पहुंचना चाहता था। एक बार महादक्ष स्तर पर पहुंचने के बाद कोई सचमुच युद्ध कला के रास्ते की दहलीज पर कदम रखता है। भारतवर्ष क्षेत्र में दक्ष स्तर सिर्फ सबसे निचला योद्धा स्तर है। दक्ष शब्द से ही पता चलता है कि ये स्तर कोई खास नहीं है। भारतवर्ष क्षेत्र के योद्धाओं के लिए दक्ष स्तर बस योद्धा के शरीर को मजबूत करने की प्रक्रिया है। किसी भी थोड़ी सी नींव वाली ताकत के लिए दक्ष स्तर पर ज्यादा खतरे नहीं होते। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों जैसा है, बस सबसे बुनियादी चीजें। अगले कुछ समय तक शिवांश ने विला में पूरी मेहनत से साधना की। कांच जैसे पन्ना में मौजूद शुद्ध प्राण को वो लगातार परिष्कृत करता रहा और उसके शरीर में प्राण शक्ति तेजी से बढ़ती रही। म्यांमार पन्ना मेले से काशी लौटने के 3 दिन बाद शालिनी ने फोन करके शिवांश को बताया कि बाकी सभी कच्चे पत्थर और पन्ना भारत वापस लाए जा चुके हैं। वार्निंग डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियां पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय सीएम नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी।